हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटअप। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस क्लास 10 यानी क्लास 10 में एक पेपर है जो है कंप्यूटर एप्लीकेशंस। उसका सैंपल पेपर जो 2025-26 में सीबीएसई ने रिलीज किया है, इसका मतलब सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर। और इस एक पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे सेक्शन ए को और साथ ही साथ इसको देखेंगे सेक्शन बी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन सेक्शंस में बटा होता है, ठीक है, और सेक्शंस छोटे छोटे हो ताकि आप जल्दी जल्दी कंप्लीट कर पाए, इसलिए सेक्शन वाइज वीडियोस होती हैं। तो हम जो सेक्शन एक पहले सेक्शन ए करेंगे, फिर सेक्शन बी करेंगे, फिर सेक्शन सी, फिर सेक्शन डी, और ऐसे ही सारे सेक्शंस को कंप्लीट करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। ये नहीं कि हाँ ये क्वेश्चन है इसका ये आंसर, ये क्वेश्चन इसका ये आंसर है। वी विल नॉट बी डूइंग लाइक दैट। वो आंसर क्यों है और बाकी जो है वो आंसर क्यों नहीं है, वी विल ऑल्सो बी डूइंग दैट। तो ये है हमारा सेक्शन ए जो 12 एमसीक्यू क्वेश्चन होता है और इसमें और टोटल हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, इसलिए दिस इज व्हाट 12 मार्क ऑफ क्वेश्चन। नाउ पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब सर्विस। वेब सर्विस का मतलब होता है वो सर्विसेज जो इंटरनेट पे प्रोवाइड की जाती है, मतलब आपको इंटरनेट पे कनेक्ट होना ही होना है। तो आप ईमेल भेजोगे तो इंटरनेट पे कनेक्ट होगे, बिल्कुल। कोई भी ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजेक्शन करना है तो इंटरनेट से कनेक्ट होना है, हाँ जी बिल्कुल। क्या आप ब्लूटूथ से कोई फाइल शेयर कर रहे हो, फाइल को शेयर कर रहे हो, तो क्या उस समय आप इंटरनेट से कनेक्ट होगे? बिल्कुल नहीं, जरूरी नहीं है, बिना उसके हुए भी हम कर सकते हैं। तो क्या यही तो पूछ रहा है कि कौन नहीं है एक वेब सर्विस? तो ऑब्वियसली सी इज द राइट आंसर, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करने के लिए भी आपको इंटरनेट से कनेक्ट होना पड़ेगा। सो सी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें हमें ये कोई एक वेब सर्विस नहीं है, क्योंकि इससे हमें इंटरनेट, इसके लिए हमें इंटरनेट से कनेक्ट होने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीसीपी और आईपी स्टैंड्स फॉर? तो देखो, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। सो दिस इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये दोनों प्रोटोकॉल अलग अलग होते हैं, टीसीपी अलग है, आईपी अलग है, लेकिन हम दोनों एक क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, वी टेल इट एज व्हाट, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स होता है। व्हाट इज प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। किस चीज के लिए भैया? तो किसी भी एक जगह से किसी दूसरी जगह तक जो डेटा पहुंचता है, डेटा का जो ट्रांसफर होता है, उसको रूल, उसके रूल्स को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल्स कहते हैं। जैसे कि हमारे पास सड़कें हैं, सड़क पे चलने के रूल्स होते हैं ना, कैसे चलेंगे, वैसे ही डेटा ट्रांसफर के भी रूल्स होते हैं, ओवर द इंटरनेट, ओवर द वायर, ओवर द नेटवर्क, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रोटोकॉल। बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, जिसमें से एक प्रोटोकॉल होता है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, और जिसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अब एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल होता क्या है? शॉर्ट्स में समझ ही लीजिए। एक बड़ा सा मैसेज जो कभी भी हम मान लो पॉइंट ए से और पॉइंट बी को भेजना चाहते हैं, तो ये बड़ा सा मैसेज डायरेक्टली नहीं भेजा जाता है, बल्कि इस बड़े से मैसेज को छोटे 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 डेटा पैकेट्स में कन्वर्ट किया जाता है। याद है, आप ध्यान दो, कभी भी जब कोई चीज आप डाउनलोड करते हो तो 1%, 2%, 3%, कैसे होता है वो? क्योंकि कभी भी किसी बड़े से मैसेज को, ये जो हमारा मैसेज है, एमएसजी मैसेज है, उसको बड़े से मैसेज को छोटे छोटे पार्ट में हम क्या करते हैं? तोड़ते हैं। हम नहीं, कौन तोड़ता है? टीसीपी। ठीक है। और हर इस छोटे छोटे पार्ट के पास क्या होता है? तो डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस होता है। डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस का मतलब क्या हुआ कि इसको कहां जाना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस? की कहां जाना है इसको। ठीक है। हर टुकड़े के पास पहला क्या होगा? डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस, और दूसरा क्या होगा? सीक्वेंसिंग। सीक्वेंसिंग का मतलब क्या हुआ कि आपने बड़े से वाले को छोटे छोटे में तो तोड़ दिया, लेकिन जब हम पहुंचा देंगे इसको तो उसको फिर से छोटे छोटे को जोड़ देंगे, तब तो बड़ा बनेगा। तो किस ऑर्डर में जोड़ेंगे वहां पे जब पहुंच जाएगा उसके बाद? तो इसीलिए उसको हम कहते हैं सीक्वेंसिंग देते हैं। तो मतलब हमारा जो टीसीपी होता है वो क्या करता है? बड़े से मैसेज को छोटे 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 डेटा पैकेट, इनको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? इसको हम लोग कहते हैं डेटा पैकेट। वो छोटे छोटे डेटा पैकेट्स में उसको क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। हर डेटा पैकेट के पास क्या होता है? डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस होता है और सीक्वेंसिंग होता है। राइट, इसने ये काम कर दिया। अब इन डेटा पैकेट्स को यहां से यहां तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? आईपी की होती है, इंटरनेट प्रोटोकॉल की। मतलब इस डेटा पैकेट को लेके यहां पहुंचाए, इसको लेके यहां पहुंचाए, जहां से पहुंचाना है, जो भी रूट उसको अच्छा लगे। ठीक है, जैसे भी पहुंचाना है, ये सारे डेटा पैकेट्स को यहां पहुंचाने का काम करता है। एक्चुअली डेटा का ट्रांसफर कौन करता है? आईपी करता है ओवर द वायर, यानी वायर में डेटा को ट्रांसफर करने की जिम्मेदारी और डेटा को डेस्टिनेशन तक सही सलामत पहुंचाने की जिम्मेदारी आईपी की होती है। अब उसने सारा यहां पहुंचा दिया, पहुंचाने वाली तो टुकड़े टुकड़े है ना, ये तो पूरे ब्रेक में बटा हुआ है। फिर से यहां पे टीसीपी एक्टिवेट होगा और इनको सबको जोड़ के आपका फाइनल मैसेज क्या कर देगा? क्रिएट कर देगा। सो दिस इज हाउ टीसीपी एंड आईपी वर्क्स टुगेदर। इसीलिए दोनों चूंकि बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल। ठीक है बच्चा। नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? इंफॉर्मेशन रिट्रीवल रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ।
इंफॉर्मेशन रिट्रीवल का मतलब होता है इंफॉर्मेशन को निकालना, रिट्रीव करने का मतलब होता है निकालना, तो वही है यहाँ पे लोकेटिंग एंड एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को लोकेट करना और एक्सेस करना थ्रू सर्च इंजन। यानी सर्च इंजन का मतलब क्या हुआ, जहां से आप सर्चिंग कर सकते हैं, गूगल, गूगल इज द बेस्ट सर्च इंजन, याहू इज ऑल्सो सर्च इंजन, ठीक है। तो मतलब ये सर्च इंजन मतलब कि आपने सर्च किया, जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए आपने उस इंफॉर्मेशन को लोकेट किया, दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। नाउ नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी टैग, इनमें से कौन सा जो है वो बॉडी टैग का क्या है, एक एट्रीब्यूट है। देखो बॉडी टैग, टैग मतलब HTML, ठीक है, HTML में बहुत सारे टैग्स होते हैं, तो वी लिंक, फेस, कलर और फॉन्ट साइज। तो देखो जो वी लिंक होता है ना, दैट इज द एट्रीब्यूट ऑफ आवर बॉडी टैग। फॉन्ट का टैग होता है, फॉन्ट फेस होता है, यानी फॉन्ट टैग जो होता है ना, हमारे फॉन्ट टैग का एट्रीब्यूट होता है फेस, यानी कौन सा फॉन्ट यूज करना है। फॉन्ट का टैग होता है फॉन्ट कलर और फॉन्ट का टैग होता है फॉन्ट साइज, ठीक है। तो बॉडी का जो टैग होता है वो क्या होता है, बॉडी के जो एट्रीब्यूट्स है, बॉडी टैग के एट्रीब्यूट्स हैं, वो बॉडी बीजी कलर हो सकता है, क्योंकि बैकग्राउंड कलर आप क्या यूज कर सकते हो, बॉडी बैकग्राउंड क्या यूज कर सकते हो, और ये होता है हमारा बॉडी वी लिंक। वी लिंक का मतलब है विजिटेड लिंक। विजिटेड लिंक मतलब कि जब आपने मान लिया आपके वेब पेज में कोई एक लिंक दिया हुआ है, तो शुरू में वो क्या होता है, पर्पल कलर होता है या फिर ब्लू ब्लू होता है, शुरू में क्या होता है, ब्लू होता है, और जब आप उस पर क्लिक कर देते हैं ना, तो वो उसका कलर चेंज हो जाता है। तो आप जब कह रहे हो ये वीलिंग से आप क्या बताते हो कि जब उस कोई टेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, इसका मतलब उस टेक्स्ट सॉरी जब किसी लिंक पे किसी ने क्लिक कर दिया, इसका मतलब उस लिंक को उसने यूज कर लिया, उस लिंक को विजिट कर चुका है, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, वी लिंक, यानी विजिटेड लिंक। कैसा कलर वहां अपीयर होगा जब उस लिंक पे एक बार क्लिक हो जाएगा, तो यहां बॉडी टैग का एक एट्रीब्यूट होता है वी लिंक, विजिटेड लिंक। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन है, इन HTML द बीजी कलर बताया था, बैकग्राउंड कलर, तो सेट्स द बैकग्राउंड कलर ऑफ द वेब पेज, ठीक है। और ये बीजी कलर किसका एट्रीब्यूट होता है, बॉडी का एट्रीब्यूट होता है, यानी कि आप क्या लिखेंगे, बॉडी बीजी कलर इक्वल टू जो भी आपको चाहिए, जैसे मान लीजिए ब्लू चाहिए तो आप यहां क्या लिखेंगे, ब्लू, सॉरी ये वाला एंगुलर ब्रैकेट यूज होता है, याद रखिएगा पूरे टाइम, वैसे आप इतना तो जरूरी पढ़ लिया होगा HTML के एंगुलर ब्रैकेट के अंदर सब कुछ होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ VoIP। VoIP का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब देखिए ये तो फुल फॉर्म हो गया, अभी मैंने थोड़ा देर पहले आपको बताया कि भैया प्रोटोकॉल क्या होता है, रिमाइंड कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जरूरी थोड़ी ना कि यही आएंगे, क्वेश्चन तो कोई भी चीज में से निकल के आ जाएगा, तो आपको ये तैयार रहना पड़ेगा इसके लिए, तो इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन भी कर रहा हूं, ये नहीं कि सिर्फ आंसर दे दिया। तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स होता है, किस लिए, एक जगह से दूसरी जगह डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, राइट। और वॉइस यानी वॉइस को ट्रांसफर करना है, तो कोई भी ऐसा एप्लीकेशन जिसमें वॉइस, ऑडियो, वीडियो दोनों जाने आने हो, जैसे ये हमारा यूट्यूब है, इसमें भी हमारा मेरा वीडियो आप तक पहुंच रहा है, या लाइव सेशन हम करते हैं उसमें भी हमारा वीडियो पहुंचता है, या जूम पे करते हैं या गूगल मीट पे करते हैं, तो कोई भी ऐसा कम्युनिकेशन, ऑनलाइन कम्युनिकेशन जिसमें ऑडियो और वीडियो क्या होते हैं, वो कौन सी प्रोटोकॉल यूज करता है, VoIP। तो ट्रांसमिटिंग मल्टीमीडिया कंटेंट ओवर इंटरनेट, सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स, मेकिंग वॉइस कॉल्स ओवर इंटरनेट, ये है सबसे इंपॉर्टेंट हमारा, ये आएगा, ठीक है। ट्रांसमिट करने के लिए नहीं होता है ना, ट्रांसमिटिंग मल्टीमीडिया नहीं होता है, ये भी हो सकता है हालांकि चलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो बेहतर आंसर है वो क्या हो जाएगा, मेकिंग वीडियो कॉल। जब भी आप वीडियो ऑडियो कॉल्स की बात करेंगे, जब भी आप ऑडियो या वीडियो कॉल्स की बात करेंगे, आप बात करेंगे VoIP प्रोटोकॉल्स की, सिंपल। नाउ नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ वेब सर्वर। किसी भी वेब सर्वर की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जैसे फेसबुक का सर्वर है, ठीक है, इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि भैया की डेटा को स्टोर करे और जब वो डेटा कोई मांगे उसको वो अवेलेबल कराए। CBSE की वेबसाइट आपकी होगी, CBSE की वेबसाइट का क्या काम होगा कि आपके डेटा को वो स्टोर करे और जब कभी आप अपने डेटा के बारे में कुछ पूछे तो वो उसको क्या करे, अवेलेबल करवाए। तो वही चीज है। स्टोरिंग फाइल्स ऑन अ लोकल डिवाइस, नहीं। ट्रांसमिटिंग डेटा अक्रॉस द इंटरनेट, नहीं। होस्टिंग वेबसाइट्स एंड डिलीवरिंग कंटेंट टू अ वेब ब्राउजर, बिल्कुल सही बात है। मतलब होस्टिंग का मतलब क्या होता है, वेबसाइट, किसी भी वेब सर्वर पे क्या होता है, सर्वर क्या होता है, जो सर्विस प्रोवाइड करता है। सर्वर क्या होता है, जो सर्विस प्रोवाइड करता है, यानी कि जैसे फेसबुक का सर्वर होता है, CBSE का सर्वर होगा, हमारा एक वेबसाइट जो है वो है Koditup.in। Koditup.in को भी किसी न किसी सर्वर पे डाला गया होगा, ठीक है। तो ये सर्वर पे क्या होता है, वेबसाइट डाले जाते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने Koditup.in को डाल दिया,
एंड डिलीवरिंग कंटेंट टू वेब ब्राउजर। और अगर कोई बोलता भैया कोरिडॉप.इन को खोलो, ओपन करो, इस सर्वर को बोलेंगे हम भैया, रिक्वेस्ट करते हैं भैया मेरे कोरिडॉप.इन को दिखाओ, तो ये दिखाएगा। कोर्सेज के अंदर जाओगे तो कोर्सेज दिखाएगा, जो भी चीजें करोगे। तो यानी कि होस्टिंग वेबसाइट का मतलब होता है वेबसाइट को सर्वर पे डालना। जब तक आप किसी वेबसाइट को सर्वर, मैंने कोरिडॉप.इन बना लिया और मैं उसको सर्वर पे नहीं डालूंगा तो वो ऑनलाइन नहीं होगा। कोई भी चीज ऑनलाइन कब होता है, जब हम उसको सर्वर पे डाल देते हैं। ये वीडियो अभी मैं बना रहा हूं मेरे लोकल पीसी में, ये सर्वर पे नहीं है यूट्यूब के, तो ये ऑनलाइन नहीं है, आपको नहीं दिखेगा जब तक मैं इसको अपलोड नहीं करूंगा, यानी कि मैं जब तक इसको यूट्यूब के सर्वर पे नहीं डालूंगा। ठीक है। नाउ 8th क्वेश्चन क्या कहता है, द डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आप दिल्ली में बैठे हो, आपको कंप्यूटर के का एक्सेस है, आपको स्मार्टफोन का एक्सेस है, लेकिन जो एक गांव में बैठा है उसको इंटरनेट का उतने फास्ट इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, या इंटरनेट का ही एक्सेस नहीं है, या कंप्यूटर का कम एक्सेस है या नहीं है, दिस इज कॉल्ड डिजिटल डिवाइस। तो वही बी इज द राइट आंसर। द गैप बिटवीन दोज हु हैव एक्सेस टू डिजिटल डिवाइसेस एंड दोज हु डू नॉट हैव, यानी जिसके पास डिजिटल डिवाइसेस की एक्सेस है और जिसके पास डिजिटल डिवाइसेस की एक्सेस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, Which of the following is a characteristics of open source software? नाम ही है ओपन सोर्स, यानी पहली बात तो फ्री है, और ओपन सोर्स मतलब उसकी कोडिंग भी दिख जाएगी आपको। एक तो सॉफ्टवेयर जो है ओपन सोर्स का मतलब होता है कि आप उसको फ्री में डाउनलोड करो, डाउनलोड फ्री होता है, चेंजेस भी उसको आप आराम से कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग उसको क्या कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। हाँ, कभी कभी होता है कि मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स ये फ्री होता है, लेकिन किसी खास सर्विस के लिए पेड भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं कि ये कंप्लीटली फ्री है, नहीं, पेड भी हो सकता है, ये याद रखिएगा। हाँ, ओपन सोर्स का मतलब होता है डाउनलोड हमेशा फ्री में करो, कोई दिक्कत नहीं है, डाउनलोड कर सकते हो, और साथ ही साथ मॉडिफाई भी कर सकते हो इसके कोड को, जहां मर्जी वहां जैसे मर्जी वैसे मॉडिफाई करो। तो इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट एंड कैन बी मॉडिफाइड बाय एनीवन। ए इज द राइट आंसर। इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट बट कैन नॉट बी मॉडिफाइड, नहीं भाई, मॉडिफाइड कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है इट रिक्वायर्स अ फी फॉर यूजेस एंड मॉडिफिकेशन, नहीं, फ्री भी है, जरूरी नहीं कि हमको फी देनी ही देनी है। इट इज अवेलेबल फॉर परचेज एंड कैन नॉट बी शेयर्ड, ऐसा नहीं है, परचेज के लिए नहीं होता, ये फ्री अवेलेबल होता है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, राहुल वांट्स टू एक्सेस अदर कंप्यूटर सिस्टम रिमोटली, यानी कि जैसे कि हम एनीडेस्क को यूज करते हैं। ठीक है, एनीडेस्क एक सॉफ्टवेयर है जिससे आप अपने कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर को देख सकते हैं, उसकी स्क्रीन आपके सामने विजिबल हो जाएगी, यानी इवन आप अपने कंप्यूटर बैठे बैठे दूसरे के कंप्यूटर्स पे काम कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एनीडेस्क। तो इसी को हम लोग कहते हैं रिमोट एक्सेस, यानी कि आप कहीं और बैठे हुए हैं और किसी और के कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं। तो इसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, तो इसके लिए होता है टेलनेट प्रोटोकॉल को यूज हम लोग करते हैं। टेलनेट प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म क्या होता है, टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क, फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। अब देखिए एसएमटीपी का फुल फॉर्म भी मैंने लिख दिया है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मेल को सेंड करने के लिए, अगर क्वेश्चन कल को आए कि भैया मेल को सेंड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल होता है, तो यू विल सेल कि भैया मेल को सेंड करने के लिए एसएमटीपी होता है। मेल को रिसीव करने के लिए, क्या करने के लिए, मेल को रिसीव, ईमेल को, मेल मतलब क्या, ईमेल को रिसीव करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल होता है, तो पॉप होता है। पॉप का मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और 3 का मतलब होता है इसका वर्जन 3। और HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पूरी की पूरी वेबसाइट्स HTTP से ही स्टार्ट होती है, आजकल HTTPS से स्टार्ट होती है। HTTP सिक्योर्ड नहीं था, इसमें S लगा, यानी कि ये क्या बन गया, सिक्योर्ड, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड। याद रखिए कभी भी उस जगह पे आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं कीजिएगा जहां पे HTTP हो, मेक श्योर HTTPS हो। अगर आपने ऐसा किया, हो सकता है कि आपके जो फाइनेंशियल क्रेडेंशियल्स हैं, यानी कि जो चीजें यूजर नेम पासवर्ड है, वो कोई और हैक कर ले। तो हमेशा उसी वेबसाइट पे आप एक्सेस कीजिएगा जो HTTPS हो, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कीजिएगा, मतलब सिक्योर्ड होता है। इसका मतलब क्या होता है, सिक्योर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 क्या होता है, 11 और 12 दोनों जो है असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, आपको इन चारों में से ऑप्शन चुनने हैं। एक कब चुनना है, जब असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हो और रीजन करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा हो। ये कब होगा, जब असर्शन और रीजन क्या हो, ट्रू हो, लेकिन रीजन डज नॉट करेक्टली एक्सप्लेन असर्शन, लेकिन रीजन जो है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता है। नेक्स्ट क्या है, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, और नेक्स्ट क्या है, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ये चारों ऑप्शन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जब आप फाइल्स को ट्रांसफर करना चाहते हैं, बड़े बड़े फाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना चाहते हैं, यू यूज व्हाट, FTP। तो FTP इज यूज्ड टू ट्रांसफरिंग फाइल्स ओवर इंटरनेट, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, FTP encrypts all the file transfer for secure communication। ठीक है, यानी कि FTP क्या करता है, तो FTP जो है वो इनक्रिप्ट करता है सारे फाइल्स को फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन। देखो ये चीजें जो है, इंक्रिप्शन का काम FTP तो नहीं ही करता है,
एनक्रिप्शन का काम क्या है, एफटीपी का नहीं है। तो ये तो बात सही है कि एसएसएन जो है वो हाँ एफटीपी का यूज किया जाता है ट्रांसफरिंग करने के लिए फाइल, ये तो बात सही है, यानी ए इज ट्रू। लेकिन जो ये रीजन दिया हुआ है कि एफटीपी इंक्रिप्ट्स ऑल फाइल, नहीं, ऐसी ये गलत बात है। तो क्या होगा, रीजन इज फॉल्स। तो क्या इसका लिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा, दैट आंसर विल बी व्हाट, सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है ये, सेम वही ऑप्शन आपको चुनने हैं। एसएसएन क्या कहता है, व्हेन वी एंटर यूआरएल, अब यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब ये क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये क्या होता है? देखो, इंटरनेट पे हर चीज का एक यूनिक एड्रेस होता है। इंटरनेट पे जो भी चीजें मौजूद हैं उन सारी चीजों का एक यूनिक एड्रेस होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूआरएल कहते हैं। यानी कि कोई भी चीज आप इंटरनेट पे डाल दीजिए, उसको एक एड्रेस मिलेगा और वो यूनिक होगा। जब उस एड्रेस को ओपन कीजिएगा तो वही चीज ओपन होगी, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, यूआरएल। तो व्हेन वी एंटर अ यूआरएल ऑफ अ वेबसाइट, जैसे हमारी वेबसाइट का यूआरएल क्या है, www, इवन आप https भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए coditup.in, इसको ऐसे आप इसको भी यूआरएल कह सकते हैं, या आप इसको भी कह सकते हैं https://coditup.in, ये भी हमारा यूआरएल coditup.in, ठीक है। तो व्हेन वी एंटर द यूआरएल ऑफ अ वेबसाइट इन द एड्रेस बार, जब हम एड्रेस बार में किसी भी वेबसाइट का यूआरएल डालते हैं, द वेब ब्राउजर रिट्रीव्स द वेब पेज फ्रॉम अ वेब सर्वर। तो वेब हमारा वेब ब्राउजर का मतलब क्या हुआ, जैसे कि जिससे हम इंटरनेट को यूज करते हैं, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, सफारी, ये सब क्या है, वेब ब्राउजर्स हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली सही बात है, वेब पेजेस को वेब ब्राउजर से वर्क करता है, क्योंकि जो भी हम इंटर करते हैं उसका स्क्रीन खुल जाता है, उसका वेब पेज खुल जाता है। नाउ दूसरा क्या होता है, द वेब ब्राउजर यूजेस एचटीटीपी प्रोटोकॉल। वेब ब्राउजर जो है वो किसका यूज करता है, एचटीटीपी प्रोटोकॉल को यूज करता है टू इंटरैक्ट विद वेब सर्वर। ऑब्वियसली बिना एचटीटीपी प्रोटोकॉल के होगा ही नहीं, देखो यहाँ एचटीटीपी प्रोटोकॉल लगा हुआ है ना, तो ये भी सही है क्योंकि रिलेटेड है। तो ऑब्वियसली ए और बी, ए और आर यानी रीजन दोनों सही है, और आर भी बिल्कुल सही बोल रहा है कि वेब ब्राउजर जो होता है वो एचटीटीपी के साथ क्या करता है, कम्युनिकेट करता है, राइट। सो ये आपको 12 क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, जिसमें 10 एमसीक्यू है और 2 assertion और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। So this was what? This was section A. Now we will move in this video itself to section B. इसमें 7 क्वेश्चंस हैं, 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं, यानी टोटल कितने मार्क्स की वेटेज है इसकी, 14 मार्क्स की वेटेज है। क्या कहता है क्वेश्चन, देखिए, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कमेंट्स। कमेंट्स का मतलब क्या होता है, जब आप कोड लिखते हैं तो कमेंट इसलिए लिखते हैं कि आपने कोई वेरिएबल का नाम यूज किया, क्यों यूज किया था, किसी वेरिएबल को यूज किया था, क्यों किया था, जो लॉजिक लगाया वो कैसा लॉजिक था, क्यों लगाया था। आप जब किसी कंपनी में काम कर रहे होते हो तो उस समय तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब आप कंपनी छोड़ के चले जाओगे तो वो कोड किसी को कैसे समझ में आएगा कि ये वाला वेरिएबल किस लिए यूज किया था, अच्छा ये वाला कनेक्शन किस लिए यूज किया था, अच्छा ये वाला लॉजिक किस लिए यूज किया था। तो हम उसको वर्ड्स में लिख देते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं उसको। कमेंट्स के जरिए हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, ताकि आने वाला बंदा समझ जाए कि भैया किस लिए ये कोड लिखा था, या ये लाइन किस लिए लिखा था, या कुछ भी। अगर कोई एक मैसेज देना चाहते हैं, जो चाहते हैं वो मैसेज तो उस प्रोग्राम में रहे, यानी HTML में, अभी हम HTML की बात कर रहे हैं, तो वो मैसेज हमारे HTML में रहे लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो, वेब ब्राउजर उसको क्या कर दे, इग्नोर कर दे, बोले नहीं भैया ये तो कमेंट है इसलिए उसको हम रन नहीं करेंगे, उसका कोई इंपैक्ट आपके कोड पे नहीं आता है। तो वही पूछ रहा है कि व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कमेंट, बता तो दिया। कमेंट्स आर नोट्स, यानी एक नोट्स की तरह होते हैं जो किसी कोड को एक्सप्लेन करते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं। दीज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज they make a copy, they make the code easy to understand। यानी आपका कोड क्या होता है, easy to understand, पढ़ के कोई समझ लेगा। आपने अगर कमेंट दिया है तो हेल्प इन रिमेम्बरिंग द पर्पस। इवन आप भी अगर कुछ साल बाद आके उस कोड को देखेंगे तो अच्छा हम इसको इसके लिए यूज किया, पढ़ के समझ सकते हैं। दे मेक डिबगिंग एंड एडिटिंग इजियर। अगर आपने अच्छे से करके रखा हुआ है कि भैया ये वाला लॉजिक इसलिए यूज किया था, ये वाला वेरिएबल इसलिए यूज किया था, ये वाला कॉन्सेप्ट इसलिए यूज किया था, तो कल को आप या कोई और आएगा तो आपके कोड को एरर फाइंड करना और उसको दूर करना। डिबगिंग, बग का मतलब क्या होता है, बग का मतलब होता है एरर, और डीबगिंग का मतलब होता है एरर को फाइंड करके क्या करना, दूर करना, राइट। नेक्स्ट है कमेंट्स आर नॉट शोन ऑन द वेब पेज। ये तो बस आपके कोड में रहेंगे, वेब पेज पे शो नहीं होता। एग्जांपल, आपने HTML बॉडी जो भी लिखना है लिखना, ये होता है कमेंट देने के लिए, एंगुलर ब्रैकेट, एक्सक्लेमेशन, ठीक है, डैश डैश, जो भी आपको कमेंट लिखना है लिखिए, और फिर डैश डैश और ये एंगुलर ब्रैकेट बंद, इसके बीच में आप कोई भी कमेंट देते हैं। एक एग्जांपल जरूर दे दीजिएगा। एग्जाम में याद रखिएगा, कभी भी प्रोग्राम में, कभी भी अगर आप BCA BTech करते हैं तो खैर वो तो आप कोडिटअप से जुड़े रहेंगे, फिर कोडिटअप इज नॉट फॉर 10th ओनली,
इट्स फॉर 12 अगर 11-12 में अगर आप जो है वो CS लेते हैं, आगे चल के आप BCA करते हैं या BTech करते हैं, इवन MCA करते हैं, MTech करते हैं, मतलब इफ यू आर अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, ये जर्नी हमारी बहुत दिनों तक होने वाली है ना। 14th क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन था ये? 13 था। 14th पे आते हैं। सानिया अ क्लास 10 स्टूडेंट एंजॉयज लर्निंग थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सही बात है। What is the approach of studying called? Obviously अगर आप कोई ऑनलाइन चीज, जैसे कि आप अभी मेरे वेबसाइट, सॉरी हाँ वेबसाइट पे भी पढ़ सकते हैं, फ्री में भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो वेबसाइट से पढ़ सकते हैं या यूट्यूब की सर्वर से पढ़ रहे हैं ना, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं आप, इसका मतलब ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली सानियाज वे ऑफ स्टडिंग इज कॉल्ड ई लर्निंग, यानी कि ऑनलाइन लर्निंग। व्हाट इज दिस अप्रोच ऑफ स्टडिंग कॉल्ड? तो उन्होंने बता दिया कि भैया ये अप्रोच जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? ई लर्निंग कहलाता है। मेंशन एनी टू एडवांटेज, तो सबसे पहला एडवांटेज है स्टडी एनी टाइम एनीवेयर। अब ये यूट्यूब वीडियो मैंने डाल रखा है, इसको आप अपने नानी के घर पढ़ो, अपने चाचू के घर पढ़ो, अपने घर पढ़ो, स्कूल में पढ़ो, कहीं पढ़ो, रात में 12 बजे पढ़ो, 2 बजे पढ़ो, आनंद साहब भले ही फिजिकली अवेलेबल नहीं होंगे लेकिन ये वीडियो हमेशा अवेलेबल होगी। दूसरा, मेनी लर्निंग रिसोर्सेज। अब अगर कंप्यूटर एप्लीकेशंस की बात करें तो क्या सिर्फ आनंद सर का ही थोड़ी ना है जी, आपको आनंद सर का नहीं पढ़ाया हुआ समझ में आया तो बहुत सारे टीचर्स है जो पढ़ा रहे हैं, और भी अच्छे टीचर्स हो सकते हैं जो पढ़ा रहे हो, आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हो। मतलब आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस है, जो आपको अच्छा लगे, जिसका आपको लैंग्वेज अच्छा चले, जिसको समझाने का तरीका अच्छा लगे, आप उसको पढ़ सकते हो। प्लस किसी एक चीज पे हजारों रिसोर्सेस है, राइट। लेकिन याद रखिएगा सही रिसोर्स मिलना आज के टाइम में यूट्यूब पे थोड़ा सा मुश्किल है, तो बी श्योर कि जहां से आप पढ़ रहे हो वो ऑथेंटिकेट प्लेटफॉर्म है ना। अब देखिए 14th का या तो ए करना था आपको, ठीक है, या तो बी करना था, लेकिन मुझे तो पढ़ाना है, दोनों पढ़ाऊंगा है ना। चलिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म वेब एड्रेस? वेब एड्रेस को यूआरएल कहते हैं, यानी किसी भी इंटरनेट का कभी भी इंटरनेट पे जो भी एड्रेस होता है उसको हम लोग वेब एड्रेस कहते हैं। जैसे koditop.in, cbse.nic.in, facebook.com, google.com, amazon.in, flipkart.com, ये सारे क्या है? दीज आर ऑल वेब एड्रेसेस, इनको हम यूआरएल भी कहते हैं। हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एन ईमेल एड्रेस? ईमेल एड्रेस तो जैसे @gmail.com जो भी होता है ना, मैक्सिमम तो हम लोग gmail.com ही यूज करते हैं, या @ जो है वो yahoo.com यूज करते हैं। पहले जो था वो hotmail.com था। तो जो भी आगे जो हो @gmail.com, @yahoo.com, @hotmail.com, ये सब क्या है? दीज आर व्हाट? ईमेल एड्रेसेस, ठीक है। और जो इंटरनेट पे हम जब हम अपना वेब ब्राउजर ओपन करते हैं, यानी मोजिला का फायरफॉक्स ओपन कर लिया, या गूगल का क्रोम, तो उस पर टाइप करते हैं www.cbse.nic.in, ये है वेब एड्रेस, जो एड्रेस होता है वह टाइप करते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या कहता है कि वेब एड्रेस क्या होता है? अ वेब एड्रेस इज द एड्रेस ऑफ अ वेबसाइट। किसी भी वेबसाइट का जो एड्रेस होता है उसको वेब एड्रेस कहते हैं ऑन द इंटरनेट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ यूआरएल, बता तो दिया था मैंने यहीं पे ना। एग्जाम्पल में www.cbse.gov.in, अब देखो मैंने अपना एग्जाम्पल नहीं दिया, मैं भी यहाँ देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल https://koditop.in, राइट। नाउ द डिफरेंस बिटवीन वेब एड्रेस एंड ईमेल। तो वेब एड्रेस क्या होता है? यूज टू ओपन अ वेबसाइट। कोई एक वेबसाइट को ओपन करोगे आप किसका यूज करके? यूआरएल का यूज करके, जैसे google.com। और ईमेल एड्रेस क्या होता है? यूज टू सेंड एंड रिसीव ईमेल, यानी कि ईमेल को भेजना हो या ईमेल को रिसीव करना हो, उसके लिए आपके पास एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए। जैसे rahul@gmail.com, या अगर आपको मुझसे कोई कम्युनिकेट करना है तो info@koditop.in, इस पे आप मुझे ईमेल कर सकते हो। तो info@koditop.in क्या है? ये मेरी ईमेल आईडी है, यानी कोडिटॉप की ईमेल आईडी है, जिसपे आप चाहो तो सर से बातें कर सकते हो, कुछ मेल भेजना चाहो तो भेज सकते हो, है ना। 15th क्वेश्चन क्या कहता है? आरव इज डिजाइनिंग अ वेब पेज एंड वांट्स टू सेट बैकग्राउंड कलर एंड टेक्स्ट कलर। ठीक है, बैकग्राउंड टेक्स्ट कलर करना है तो HTML, बॉडी, ठीक है। तो देखो बॉडी में ही हम जो है वो बैकग्राउंड कलर सेट करते हैं। उसके लिए हमारे पास एट्रीब्यूट क्या होता है? बीजी कलर, ठीक है। तो बीजी, अब जो भी आपको मर्जी हो वो कलर का नाम आप यहां दे सकते हैं। और टेक्स्ट कलर के लिए यहाँ पे भी एट्रीब्यूट होता है टेक्स्ट, लेकिन दोनों के दोनों किसके एट्रीब्यूट हैं? बॉडी टैग के एट्रीब्यूट हैं। चाहे वो बॉडी का बीजी कलर है, चाहे वो बॉडी का टेक्स्ट है। टेक्स्ट इक्वल टू व्हाट? ब्लू, हो गया। H2 में आपने माय वेब पेजेस लिख दिया, P में यहाँ पे दिस पेज हैज अ बैकग्राउंड कलर एंड अ टेक्स्ट कलर, ये अपीयर हो जाएगा। तो बॉडी के साथ ही बिजी कलर है, बॉडी के साथ ही टेक्स्ट है, सिंपल, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, रो स्पैन और कॉल स्पैन क्या होता है? एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ रो स्पैन और कॉल स्पैन। देखो रो स्पैन और कॉल स्पैन बेसिकली क्या है, अरे इसको मैंने ठीक नहीं किया गया, क्वेश्चन नंबर 16 है, चलो ठीक है, यहां पर इस वाली स्लाइड से पढ़ लेते हैं। देखो पर्पस ऑफ रो स्पैन एंड कॉल स्पैन इन HTML टेबल क्या है? तो रो स्पैन का मतलब क्या होता है? स्पैन, रो को बढ़ाओ,
कॉल स्पैन का मतलब होता है कि कॉलम को बढ़ाओ, या सिंपली कर लो ज्वाइन करो। जब हम दो से अधिक रोज को ज्वाइन करने की बात करते हैं दैट इज कॉल्ड रो स्पैन। जब हम दो से ज्यादा कॉलम्स को आपस में ज्वाइन करने की बात करते हैं दैट इज कॉल्ड एज कॉल स्पैन। ये तो डेफिनेशन हो गया। एग्जाम्पल देखो, मैंने हमेशा बताया थ्योरी के साथ आप एग्जाम्पल जोड़ देना, नहीं दोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। एग्जाम्पल HTML/HTML, बॉडी/बॉडी, टेबल शुरू करते हैं और टेबल का बॉर्डर एक देते हैं, टेबल की बॉर्डरिंग होगी। चलो TR मतलब एक नया रो बनेगा ना, टेबल रो, नया रो बना, ठीक है। TR और /TR कहता है TH नेम, यानी टेबल की नेम की हेडिंग दे दो नेम, तो क्या दे दिया हेडिंग, फर्स्ट नेम दे दिया। और फिर कहता है TH कॉल स्पैन, यानी कि 2 कॉलम के बराबर एक कॉलम बनाओ। तो 2 कॉलम के बराबर हमें एक कॉलम बनाना, मतलब मान लो ये एक कॉलम था और ये 2 कॉलम था, यहां से होगा ना ऐसे, तो कह रहा है ये एक कॉलम था ना और ये एक कॉलम था, दूसरा कॉलम था, इन 2 कॉलम का वो मिला के एक कॉलम बनाओ और इसमें क्या दे दो, मार्क्स दे दो। क्या दे दो, इसमें मार्क्स दे दो। तो कॉल स्पैन का मतलब हुआ कि कितने कॉलम्स को मिला के एक कॉलम ये वाला तैयार करनी है। तो ये कॉलम जो एक हमने तैयार करी है वो कितने कॉलम्स को मिला के, 2 कॉलम्स को मिला के तैयार करी। TR से ये रो क्या हो गया, खत्म हो गया, राइट। नाउ नया रो बनेगा, हाँ जी बनेगा। क्या बनेगा, क्या कहता है कि TD, तो नया रो बना तो चलो बनेगा, कहता है TD कॉल स्पैन इक्वल टू 2, यानी कि टेबल डेटा। तो टेबल का जो डेटा का जो रो स्पैन है, यानी कि ये जो रो है, तो ये कहता है कि 2 रो के बराबर, तो एक रो ये मान लो, एक रो ये होती ना और एक रो मान लो ये होती, तो कहता है कि 2 रो के बराबर, तो एक रो ये मान लो है पूरा एक रो और एक रो ये है ना, मान लो 2, तो कह रहा है कि एक रो और एक रो 2 रो, यानी कि यहां जो डेटा आप डाल रहे हो फर्स्ट टाइम उसका वो 2 रो की जगह लेगा, यानी यहां पे जो ये 2 यहां पे लेगा वो क्या लेगा, 2 रोज को मिला देगा और यहां पे क्या लेगा, ये RO लेगा। सो दिस हियर विल बी व्हाट नेम इट वाज RO, AARAV, ठीक है। तो 2 रो के बराबर सोचो कि एक RO लिया उसने, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, मैथ्स आएगा यहां पे, तो यहां क्या आएगा, मैथ्स आएगा और फिर क्या आएगा, 90 आएगा। खत्म ये रो, हाँ जी ये वाला रो खत्म। देखो अब ये वाला रो बाकी है। अब इस वाले जब हम रो की बात करेंगे तो पहला वाला वैल्यू हम ऑलरेडी दे चुके हैं, तो जो हम वैल्यू देंगे वो सीधे यहां आएगा, जो हम वैल्यू देंगे वो सीधे आएगा, क्योंकि ये 2 RO जो है वो 2 कॉलम्स को मिला के, सॉरी 2 रोज को मिला के अकेले एक जगह ले चुका है, इसीलिए अब हमें इसके लिए वैल्यू देना होगा और इसके लिए देना होगा। तो TR मतलब नया रो, मतलब ये वाला रो बनेगा। ये वाले रो में क्या हो रहा है, साइंस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइंस आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 85 यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो यानी कि नेम, तो भैया RO नाम था और RO को मैथ्स में 90 आए हैं, RO को साइंस में 85 आए हैं। तो देखो क्या हुआ यहाँ पे हमने 2 कॉलम को एक साथ मिक्स कर दिया, 2 कॉलम को मिला के एक कॉलम बनाया, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, कॉल स्पैन। और यहाँ पे हमने 2 रो को मिला के एक रो बनाया, तो ये क्या हो गया, TD, यानी ये TD के साथ यूज करते हैं और इसको हम लोग क्या एग्जैक्टली बोलते हैं, वी टेल इट एज व्हाट, रो स्पैन, यानी कि रो को ज्वाइन करो और कॉलम को ज्वाइन करो। तो इसलिए एग्जांपल के साथ साथ अगर आप चाहें तो एग्जाम में ये टेबल भी बना सकते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हाइपरलिंक। हाइपरलिंक से क्या होता है बेटा, वो लिंक जो होता है ना, क्लिक करते हो तो कोई दूसरी चीज खुल जाती है, कोई क्लिक करते हो दूसरा। अब मान लो आप एक वेबसाइट बना रहे हो, वेब पेज बना रहे हो, तो अपने एक ही पेज में सारा चीज लिखोगे नहीं, आप क्या करते हो, लिंक देते हो कि टू डू दिस क्लिक हियर, वहां से दूसरा पेज खुल जाएगा, वहां से दूसरा पेज खुल जाएगा। तो इस तरीके से प्रॉपर फॉर्मेटेड आपका पेज होता है, साथ ही साथ एक ही पेज में हॉचपॉच नहीं होता है, बहुत ज्यादा हैवी नहीं हो जाता है वो पेज, ठीक है। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ हाइपरलिंक इन HTML पेजेस, एक्सप्लेन द यूज ऑफ HREF, ठीक है भैया, पर्पस क्या है। तो a hyperlink is used to connect one web page to another web page, किसी एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से कनेक्ट करना हो तो उसके लिए हम हाइपरलिंक को यूज करते हैं। इट हेल्प्स यूजर मूव फ्रॉम वन पेज टू अनदर, जस्ट क्लिकिंग, क्लिक कर दो एक लिंक पे, आप एक पेज से दूसरे पेज पे पहुंच जाओगे। इट कैन ओपन अ वेबसाइट, आप इससे एक वेबसाइट ओपन कर सकते हो, कोई दूसरा पेज, वेब पेज भी क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, जो भी ईमेल ओपन करना चाहो वो भी कर सकते हो। यही होता है HREF, यानी कि जो HREF टैग होता है ना हमारे HTML में, जो HREF टैग होता है, इसी का यूज करके हम क्या करते हैं, एड्रेस देते हैं। जैसे यहां देखो AHREF, यानी A टैग का यूज करके हम क्या करते हैं, हाइपरलिंक बनाते हैं। और हाइपर रेफरेंस क्या देते हैं, HREF मतलब हाइपर रेफरेंस, यानी कि जब क्लिक किया जाए तो क्या खुले, तो भैया मैं चाहता हूं कि google.com खुले, तो मैं पूरा उसका एड्रेस यहां टाइप कर दूंगा।
और स्लैश ए से बंद कर दूंगा, और ये ओपन गूगल, यानी कि ओपन गूगल ऐसा लिखा हुआ आएगा आपके वेब पेज पे, ओपन गूगल, ठीक है। और इसके नीचे क्या होगी, अंडरलाइनिंग होगी ब्लू कलर की। अब ब्लू पे ब्लू तो दिखेगा नहीं, चलो, है ना। अब जब इस पे आप क्लिक करोगे तो क्या होगा, google.com खुल जाएगा। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ href टैग। ए टैग का ये एट्रीब्यूट होता है जो क्या करता है, एड्रेस को डालता है। जो एड्रेस आप डालेंगे वही एड्रेस खुलेगा जब इस टेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। और ये टेक्स्ट अब ओपन गूगल टेक्स्ट क्या कहलाएगी, हाइपर टेक्स्ट कहलाएगी, क्योंकि इस पे क्लिक करने पे कुछ दूसरा ओपन होता है। ठीक है बच्चा। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 का ए है, ये बी भी है क्या, हाँ 18 का बी भी है, ओ फिर 19 भी है, चलिए और फिर खत्म है। चलिए देखते हैं 18 का ए, एन इनकम्प्लीट HTML कोड, ठीक है भैया, फिल इन द स्पेस। अब क्या क्या भरना है आपको वो देखिए, भरना क्या है आपको, तो पहले तो क्वेश्चन पढ़ लें, है ना। क्या कहता है स्पेसिफिकेशन, सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ द वेब पेज टू येलो। ओके, तो मतलब ये कह रहा है कि अगर आपका बैकग्राउंड यहाँ पे देखिए, ये स्टाइल स्लैश स्टाइल है, इसका मतलब ये क्या है, दिस इज CSS कैस्केडिंग स्टाइल सेट, ठीक है। CSS का फीचर आप यूज कर रहे हो तब आप एक साइड दे रहे हो। कह रहा है कि बैकग्राउंड कलर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, येलो कर दो। तो बैकग्राउंड कलर को येलो करने के लिए आप क्या लिखोगे, यहाँ कोड, यहाँ पे जो कोड लिखोगे, यहाँ पे ये क्या, यहाँ पे ये जाना चाहते हैं, यहाँ पे क्या लिखोगे, तो बॉडी, देखो यहाँ पे मैंने इसको अलग लिख दिया, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है बॉडी, ठीक है, बॉडी यहाँ लिखा हुआ ना, और ये ओपन हुआ, और यहाँ पर, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, बैकग्राउंड कलर, दैट इज व्हाट, येलो और सेमीकोलन। तो दैट मींस अगर मैं सिंपली बोलूं कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड कलर और कोलोन येलो, तो हो गया, बॉडी बैकग्राउंड सेट हो जाएगा। ठीक है। नाउ अब कहते हैं H1, और यहाँ H1 यहाँ शुरू हुआ और यहाँ खत्म हुआ, रेड और एरियल। अब क्वेश्चन क्या कहता है वो देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि द हेडिंग शुड हैव अ रेड एंड यूज एरियल फॉन्ट, यानी कि हेडिंग जो होता है वो उसका आपको क्या सेट करना है, तो रेड कलर, हेडिंग का कलर रेड होना चाहिए, और फॉन्ट क्या होना चाहिए, एरियल होना चाहिए। तो ठीक है भैया, ये देखो H1 यहाँ ओपन हुआ, ओपन हुआ, कलर, यानी कि जब हम कलर की बात करते हैं, फॉन्ट कलर की बात करते हैं, उसका एट्रीब्यूट ही होता है कलर। तो कलर क्या कर दिया, रेड कर लिया, और कौन सा फॉन्ट यूज करना है उसके लिए कौन सा होता है, फॉन्ट फैमिली, वो क्या हो गया, एरियल होगा। तो मतलब यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, हियर यू नीड टू राइट फॉन्ट एंड हियर यू नीड टू राइट, सॉरी यहाँ हियर यू नीड टू राइट कलर और यहाँ पे फॉन्ट फैमिली। तो ऐसे एग्जाम में लिखना, ठीक है, एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही इंडिकेट करके लिखना कि बॉडी का ये पहला वाला का आंसर ये है, फर्स्ट का आंसर ये है, सेकंड का आंसर क्या है, ये है, और थर्ड का आंसर ये है। थर्ड में क्या है, देखो क्या कहता है, द पैराग्राफ टेक्स्ट शुड हैव फॉन्ट साइज, तो उसके लिए फॉन्ट साइज होता है, बहुत आसान है, फॉन्ट साइज 16px। तो मतलब यहाँ पे आपको क्या लिखना था, यहाँ पे आपको लिखना था फॉन्ट साइज 16px। तो ऑलरेडी 16px तो लिखा हुआ है, आपको सिर्फ क्या जानना चाहते, तो मतलब आपको सिर्फ एट्रीब्यूट्स के नाम जानने थे कि किन एट्रीब्यूट्स से क्या होता है, राइट। नाउ निशा, अ क्लास 10 स्टूडेंट इज डिजाइनिंग HTML पेज, ठीक है भाई, टू डिस्प्ले अ डिस्क्रिप्शन लिस्ट एंड ऑर्डर्ड लिस्ट फॉर हर प्रोजेक्ट, ठीक है। सो नाउ क्या कहता है, बेस्ड ऑन द अबव कोड फिल द ब्लैंक लाइन 1, ब्लैंक लाइन 2 एंड 3। तो या तो ये क्वेश्चन करना था बेटा ए वाला, या तो क्या करना था, ये बी वाला करना था, क्योंकि दोनों में 3-3 क्वेश्चन है और 1 नंबर का एक क्वेश्चन, तो 1 2 3 नंबर। कहता है इन लाइन 1 एट द डिस्क्रिप्शन सिटी ऑफ जॉय। देखो तो यानी यहाँ पे लाइन 1 है ना बेटा, ये देखो ये रहा लाइन 1 यहाँ पे, हियर, ठीक है। यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन डालना है। तो डिस्क्रिप्शन डालने के लिए जो टैग होता है बेटा वो होता है dd टैग, dd और /dd टैग के अंदर आप डालते हो। तो अगर आपको ये पता है तो डाल दो ना, dd और /dd के अंदर द सिटी ऑफ जॉय, नहीं पता है तो कुछ नहीं कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन कहता है इन लाइन 2, लाइन 2 मतलब यहाँ पे देखो दो चीजें हैं, लाइन 2 में क्या है, ये चीज है, एक यहाँ पे ये चीज है और एक यहाँ पे ये चीज है। कहता है इन लाइन 2 में स्पेसिफाई द टाइप ऑफ ऑर्डर्ड लिस्ट एज रोमन न्यूमरल्स, यानी कि रोमन नंबर्स चाहिए, और उसको स्टार्ट कहां से करना है, 5 से करना है। तो यहाँ पे देखो सब कुछ लिख दिया है कि OL टाइप इक्वल टू, यहाँ पे क्या होना चाहिए भैया, तो टाइप इक्वल टू क्या लिखोगे, रोमन न्यूमरल। तो नो रोमन न्यूमरल यहाँ पे क्या डाल दो, या तो कैपिटल वाला डाल दो या तो स्मॉल वाला डाल दो। मान लो मैंने यहाँ कैपिटल वाला डाल दिया, और स्टार्ट इक्वल टू क्या करना है, 5 करना है, तो स्टार्ट इक्वल टू क्या लिख दो, यहाँ 5 लिख दो, क्योंकि 5 स्टार्ट करोगे तो अपने आप ये V बना देगा, उसके लिए तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देखो यहाँ पे सेकंड OL टाइप इक्वल टू व्हाट, I एंड स्टार्ट इक्वल टू व्हाट, 5, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि इन लाइन 3 यानी यहाँ पे क्या पढ़ोगे, एट द नेम ऑफ अनदर सिटी चेन्नई। तो चेन्नई भरना है ना भैया, तो चेन्नई जब लिस्ट एक नया, देखो एक लिस्ट डाला दिल्ली,
एक लिस्ट डाला मुंबई, तो जब दिल्ली और मुंबई दोनों LI और स्लैश LI के बीच में डालें तो चेन्नई भी क्या करेंगे, LI और स्लैश LI के अंदर डाल देंगे। दैट्स इट। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अगर आप बोलेंगे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो डिफिकल्ट ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, रवि इज ट्राइंग टू मेक एन ऑनलाइन पेमेंट इन एन ई-कॉमर्स वेबसाइट। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं हम, बहुत सारे पेमेंट्स करते हैं। ही सीज दैट द वेबसाइट्स URL स्टार्ट विद HTTP। अच्छा, नहीं करिएगा, हमेशा HTTPS को यूज कीजिएगा, क्योंकि यही सिक्योर्ड होता है। इसका मतलब क्या होता है सिक्योर्ड, यहाँ पे अगर सिर्फ आपने HTTP किया तो आपका डेटा हैक हो सकता है, आपका डेटा चोरी हो सकता है, आपके ऑनलाइन जानकारियां जो आपने पेमेंट करने की जो जानकारियां दी है वो हैक हो सकती हैं। शुड ही कंटिन्यू विद द पेमेंट, बिल्कुल नहीं। गिव रीजन, क्यों? तो नो, रवि शुड नॉट कंटिन्यू विद द पेमेंट if the URL starts with HTTP. Reason, HTTP is not secured. The data sent between browser and website, यानी ब्राउजर यानी कि जो हम टाइप कर रहे थे डेटा, जो भी हम टाइप कर रहे थे, मान लीजिए हमने कोई एक वेबसाइट खोली थी, उसमें हम टाइप कर रहे थे मेरा क्रेडिट कार्ड का नंबर ये है, मेरा जो है वो CVV ये है, मेरा जो एक्सपायरी डेट ये है, और मेरा OTP या फिर मेरा जो एक लास्ट में 3 डिजिट होता है ना जिससे फाइनल पेमेंट होती है वो ये है, तो वो बीच में कोई हैक कर सकता है क्योंकि वो इनक्रिप्टेड नहीं होता है। तो जब तक आपका डेटा ब्राउजर से उस वेबसाइट तक पहुंचेगा, कोई अगर चाहे तो डेटा को हैक कर सकता है। हिज बैंक डिटेल्स, कार्ड नंबर, OTP, पर्सनल इंफॉर्मेशन कैन बी इंटरसेप्टेड बाय हैकर्स। और जब तक आपका पेमेंट कंप्लीट होगा, उस पेमेंट को कहीं और रोटेट करके वो पेमेंट करवा देंगे। ठीक है, फॉर ऑनलाइन पेमेंट्स द वेबसाइट शुड बी HTTPS विच शोज अ पैडलॉक आइकन, यानी कि ये ऐसा आइकन होता है। ठीक है, ये जो लॉक होता है ना, ठीक है, कि लॉक है ये, इसका मतलब ये हुआ कि भैया सिक्योर्ड है। एंड प्रोवाइड्स इनक्रिप्टेड एंड सिक्योर कम्युनिकेशन, और इनक्रिप्टेड और सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। सो ही शुड पे ओनली ऑन अ वेबसाइट। आपको भी कभी भी जो पेमेंट करनी है, मेक श्योर कि क्या वो HTTPS हो, अदरवाइज मुश्किल आ जाएगी। ठीक है, सो दैट्स इट। ये था हमारा सेक्शन A और सेक्शन B। ठीक है, इसके बाद वाले वीडियोस में हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शंस। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स। तो सेक्शन A एंड सेक्शन B के बाद अब सेक्शन C और सेक्शन D है। तो सेक्शन C क्या कहता है? कहता है कि दिस सेक्शन कंटेन्स 4 शॉर्ट आंसर टाइप और क्वेश्चन होंगे, और जिसमें 3 नंबर हर क्वेश्चन को दिया जाएगा। राइट, सो टोटल 4 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स, सो इट बिकम्स हाउ मेनी मार्क्स? 12 मार्क्स, 12 मार्क्स का ये सेक्शन होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 से ये स्टार्ट होता है आपका क्वेश्चन नंबर व्हाट, सेक्शन C। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 to 19 जो हमने कर लिया है, दैट क्वेश्चन वाज व्हाट, सेक्शन A एंड सेक्शन B, दैट वाज सेक्शन A एंड सेक्शन B। और अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 ऑनवर्ड्स होगा, दैट विल बी व्हाट, सेक्शन C। और उसके बाद इसी में हम आगे चल के देख लेंगे सेक्शन D को भी। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले 20th क्वेश्चन क्या कहता है। अब ये क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। राइट, अभी तक क्या थे, सब्जेक्टिव टाइप्स थे, अब सॉरी ऑब्जेक्टिव टाइप्स थे, अब ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है। साथ ही साथ कुछ डिस्क्रिप्टिव मिले थे, लेकिन अब ये कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव है। तो दिस इज सेक्शन C। नाउ कहता है क्या, क्वेश्चन नंबर 28, द फॉलोइंग HTML स्टेटमेंट्स कंटेन एरर। ठीक है भैया, रीराइट द करेक्ट वर्जन ऑफ दीज स्टेटमेंट्स विद अंडरलाइन करेक्शंस फॉलोइंग द गिवन स्पेसिफिकेशन। मतलब ये आपका स्टेटमेंट है, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है और ये स्पेसिफिकेशन दे रहा है कि भैया इस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से उसको ठीक कीजिए। वैसे ये आपका स्टेटमेंट है और ये स्पेसिफिकेशन है, जिस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि भैया क्या गलती है उसको ठीक कीजिए। तो देखिए, जैसे ये क्या हमारा दे रहा है, ये HTML का टैगिंग दे रहा है कि AHREF इक्वल टू दिस, ठीक है, A कलर इक्वल टू पर्पल और क्लिक हियर और /A। तो ये देखो, ये जो दे रहा है स्पेसिफिकेशन, द कलर ऑफ द हाइपरलिंक व्हेन इट्स क्लिक्ड शुड बी पिंक। यानी कि जब हाइपरलिंक कोई एक है, मान लीजिए क्लिक हियर है, तो कह रहा है कि जब इस पे कोई क्लिक कर दे, व्हेन इट इज क्लिक्ड, ठीक है, व्हेन इट इज क्लिक, जब इस पे कोई क्लिक कर दे तो वो क्या हो जाना चाहिए, पिंक कलर का हो जाना चाहिए। तो A कलर वाला यहां पे इसने एट्रीब्यूट यूज किया है, तो सही क्या होगा, तो AHREF इक्वल टू दिस एंड A लिंक इक्वल टू व्हाट, पिंक, नॉट A कलर। A लिंक इक्वल टू व्हाट, पिंक एंड देन व्हाट, क्लिक हियर। सो दिस इज नॉट, मतलब A कलर करके कोई जो है वो क्या होता है, एट्रीब्यूट नहीं होता है, दैट इज व्हाट A लिंक, और A लिंक क्या करते हैं हम, पिंक कर देते हैं, दैट्स इट। तो ये सिर्फ इतना आपको चेंज करना था।
राइट। नाउ क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है भैया, टाइटल फॉन्ट इक्वल टू 16 px पिक्सेल्स, px मतलब क्या होता है पिक्सेल्स, माय वेब पेज और स्लैश टाइटल से टाइटल क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब स्पेसिफिकेशन क्या कहता है कि द वेब पेज टाइटल शुड बी माय वेब पेज। तो देखो जब टाइटल का वेब पेज मतलब हमें अपने वेब पेज का टाइटल अगर सेट करना है तो उसके लिए टाइटल टैग होता है, टाइटल फॉन्ट वगैरह नहीं होता है, टाइटल सिर्फ टैग होता है और कुछ नहीं करना था, विदाउट एनी फॉन्ट रिलेटेड एट्रीब्यूट्स, यानी कि फॉन्ट हमको नहीं चाहिए। तो वो जब फॉन्ट नहीं चाहिए तो टाइटल और स्लैश टाइटल के अंदर लिख दीजिए, टाइटल स्लैश टाइटल के अंदर क्या लिख देंगे आप, माई वेब पेज। अच्छा एक और कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों को कि सर ये टाइटल स्मॉल में है यहाँ कैपिटल में है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यानी HTML जो होता है वो केस सेंसिटिव नहीं होता है, याद रखिएगा HTML इज नॉट केस सेंसिटिव। तो आपने टाइटल कैपिटल में लिखा है या स्मॉल में लिखा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। नाउ तीन क्वेश्चन होने चाहिए ना, 3 नंबर का क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली 3 क्वेश्चन होने चाहिए। तो पहला क्वेश्चन ये 1 नंबर का, ये दूसरा 2 नंबर का, ये तीसरा वाला क्वेश्चन 3 नंबर का। कहता है क्या कि फॉन्ट टाइप इक्वल टू एरियल, साइज इक्वल टू 12, वेलकम टू माय वेबसाइट, यानी कि आपको कह रहा है भाई वेलकम टू माय वेबसाइट। स्पेसिफिकेशन क्या देता है, ये स्पेसिफिकेशन ये दे रहा है कि द टेक्स्ट शुड यूज एरियल फॉन्ट, यानी जो फॉन्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एरियल होना चाहिए, राइट। एंड साइज क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए। तो देखो फॉन्ट टाइप कोई एट्रीब्यूट नहीं होता है, फॉन्ट फेस होता है। तो फॉन्ट एट्रीब्यूट स्टार्ट हुआ, फॉन्ट एट्रीब्यूट क्या हुआ, बंद हुआ। तो फॉन्ट फेस से हम फॉन्ट का टाइप डिसाइड करते हैं, हमने यहाँ के लिख दिया एरियल। अब ये एरियल आप ऐसे भी लिखते तो भी चलता, ठीक है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, लेकिन एग्जाम में दिया हुआ ए कैपिटल तो आपने वही यूज कर लिया। नाउ साइज तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक किया इसने, तो साइज इक्वल टू 12। तो सिर्फ इसने ये मत देख रहे एक एक एट्रीब्यूट का जो मतलब किसी भी फॉन्ट किसी भी टैग का जो एक एट्रीब्यूट है ना, वो एट्रीब्यूट ही इसने गलत दे दिया है, दैट्स इट। तो एट्रीब्यूट यहाँ पे क्या होना चाहिए, फेस होना चाहिए, आपने बाकी सारी चीज वही लिखा। और होना क्या चाहिए इसमें, तो वेलकम टू माय वेबसाइट, तो वेलकम टू माय वेबसाइट। अब एग्जाम में क्या करना है, आपको एग्जाम में करना है ये वाली लाइन लिखनी है, ठीक है, और ये वाली लाइन के नीचे ना आपको अंडरलाइन कर देना है, यानी फेस जो है ना, फॉन्ट फेस यहाँ पे चेंज किया ना, बस ये आपने चेंज किया तो इसको अंडरलाइन कर देना है। तो राइट दिस लाइन, और आफ्टर राइटिंग दिस लाइन जस्ट आपको क्या करना है, इसको जो है वो अंडरलाइन भी कर देना है, क्योंकि क्वेश्चन में ये कह रहा था कि जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट विद अंडरलाइंड करेक्शंस, यानी जो आपने करेक्शंस किए उसको अंडरलाइन कीजिए, नहीं कीजिएगा तो नंबर नहीं मिलेगा, कट सकता है नंबर, ठीक है। वैसे भी इस बार ऑन स्क्रीन चेकिंग है, तो अच्छा आप लोगों की मतलब नहीं है, वो क्लास 12 बच्चों की है, अगले साल से आप लोग की भी ऑन स्क्रीन चेकिंग हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि सुचिता इज एग्जामिनिंग अ यूआरएल https:// www.data.gov.in। पहले बात देखो .gov.in का मतलब हुआ कि इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ठीक है। ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, वी टेल इट एज TLD, टॉप लेवल डोमेन, जो ये बताता है कि कोई वेबसाइट कैसी वेबसाइट है। अगर सिर्फ IN होता तो वो इंडियन वेबसाइट है, .edu होता तो क्या एजुकेशनल वेबसाइट है, .org होता तो क्या होता वो ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट है, ठीक है। वैसे .com होता है मतलब कमर्शियल वेबसाइट है। तो ये सब सारी चीजें जो होती है ना, ये सारी चीजें क्या कहलाती है, दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, TLD, टॉप लेवल डोमेन, जो किसी वेबसाइट के टाइप के बारे में बताती है। HTTPS क्या होता है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड, फुल फॉर्म जरूर याद होना चाहिए। HTTPS, इससे क्वेश्चन भी आते हैं कि HTTP और HTTPS में क्या अंतर है। तो HTTP जो होता है वो क्या होता है, वो सिक्योर नहीं होता है, जबकि HTTPS S होता है किसके लिए, सिक्योर्ड के लिए होता है। तो HTTP क्या होता है या HTTPS क्या होता है, ये प्रोटोकॉल होता है। ऑब्वियसली कोई भी कम्युनिकेशन जो इंटरनेट पे होता है वो कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशंस के तहत होता है ना, तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है, जो भी नियम कानून होते हैं डेटा के ट्रांसफर के या इंटरनेट पे, उन सारे रूल्स और रेगुलेशंस को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल। और उनमें से एक प्रोटोकॉल है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड, ठीक है। और www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब, और ये मेरा क्या है, डोमेन नेम है, डेटा क्या है, डोमेन नेम है। जैसे हमारी अगर वेबसाइट आप देखिएगा तो www.coditup.in, आप चाहे तो www के पहले ये लगा सकते हैं, HTTPS भी लगा सकते हैं, ठीक है। नहीं भी आप लगाएंगे तो जब आप वेब सर्वर सॉरी क्या कहते हैं उसको, वेब ब्राउजर पे जब आप जाएंगे, वहां पे आप सिर्फ इतना टाइप करेंगे coditup.in, तो वहां पे अपने आप उसके आगे क्या लगा देगा, HTTPS क्लोन/टेस्ट लगा देगा। तो जैसे इसमें क्या .in मतलब इंडियन वेबसाइट, ये क्या हो गई, TLD हो गई। coditup मतलब, coditup का मतलब हुआ भैया ये मेरा डोमेन नेम है, यानी नाम है, एग्जैक्टली ये नेम है, डोमेन नेम। तो ऐसी चीजें देखो, इसी एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन निकले। तो हम सिर्फ ये नहीं पढ़ रहे हैं कि ये क्वेश्चन का आंसर है, इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। अब ये पूरा हो गया, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे ज्यादा क्या ही आएगा, ठीक है। नाउ तो कहता है कि सुचिता इज एग्जामिनिंग अ URL https www.data.gov.in and has a few questions, help her by providing answers to the following question। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, which part of the URL represents the protocol। अब अच्छा, ये तो मैंने सारा क्वेश्चन ही शायद बता दिया। देखिए
तो प्रोटोकॉल पार्ट कौन सा है? ये HTTPS, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? HTTPS। दूसरा क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ S? तो S का मतलब क्या है? सिक्योर। मैंने बताया ना, हाई पहले क्या था, सिर्फ HTTP होता था पहले के जमाने में, जब हम सिर्फ इंटरनेट को पढ़ने के लिए, मतलब जो उसमें कंटेंट लिखा है उसको पढ़ लेते थे, बस इसी काम के लिए यूज करते थे। तो जो हमारे पास प्रोटोकॉल होता था वो होता था HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। लेकिन अब क्या है, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए क्या होना चाहिए? सेफ्टी होनी चाहिए। तो इस सेफ्टी को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या किया गया? S लगाया गया। तो S का मतलब क्या होता है? सिक्योर्ड। सो दैट मीन्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड। गॉट इट? सो दिस इज द सेकेंड वन। थर्ड क्या है? what do the abbreviation of URL and www stands for? URL क्या होता है और www का फुल फॉर्म क्या होता है? तो URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ URL? URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देखो अब URL क्या होता है? इंटरनेट पे आपने कोई भी चीज रखी हुई हो, कोई भी चीज, उसको एक यूनिक एड्रेस मिलता है। इंटरनेट पे कोई भी रिसोर्स हो, और कोई भी रिसोर्स इंटरनेट पे किस फॉर्म में होगी? फाइल के फॉर्म में होगी ना। आप कंप्यूटर में कुछ भी रखते हो, चाहे वो ऑडियो रखो, चाहे वो वीडियो रखो, चाहे वो नोट्स रखो, चाहे वो प्रेजेंटेशन रखो, चाहे वो अपना रिज्यूम रखो, कुछ भी आप जो कंप्यूटर में रखते हो वो एज अ फाइल रखते हो। तो इंटरनेट पे जो भी आप फाइल डाल दोगे, यानी कि जो भी रिसोर्स डाल दोगे, वो रिसोर्स क्या कहलाता है? उसका एक एड्रेस होता है। वो रिसोर्स का रिसोर्स होता है, उसका एड्रेस जो होता है वो क्या होता है? दैट इज व्हाट? URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और किसी एक रिसोर्स को कोई एक ही मतलब URL मिलेगा, सेम URL किसी दो चीजों को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। आप क्लिक करोगे वो URL कुछ और क्लिक करोगे और दो तीन चीजें खुल रही है तो आप पागल हो जाओगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर आपने मान लो जब रिजल्ट चेक करना है, आपने अपना जो है रोल नंबर डाला, पता लगी दो चार आदमी का रिजल्ट खुल रहा है, डिटेल खुल रहा है, तो आप परेशान हो जाओगे ना भैया कि भैया ये तो रोल नंबर मेरा था। सिमिलरली वैसे। और www क्या है? तो दिस इज वर्ल्ड वाइड वेब। पूरे इंटरनेट को तो यही चलाता है, ठीक है। लगभग 90% इंटरनेट को यही चलाता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। कहता है राइट अ सुटेबल HTML कोड टू एम्बेड ऑडियो एंड वीडियो इन वेब पेज। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है बेटा कि ऑडियो और वीडियो को एम्बेड करना है। आप यानी कि चाहते हो कि आपके वेब पेज में ऑडियो आ जाए और आपके वेब पेज में क्या हो जाए? वीडियो आ जाए, दोनों आ जाए। तो देखो ऑडियो के लिए ऑडियो टैग ही होता है और वीडियो के लिए वीडियो टैग ही होता है। मतलब HTML में यही सबसे अच्छी बात है ना कि मतलब चीजें जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स इन्होंने नहीं बनाई हुई है। तो देखो HTML स्टार्ट हुआ, HTML बंद हुआ। हेड और स्लैश हेड के बदले हमने यहाँ पे के बीच में हमने क्या कर दिया? जो भी हमको डालना था, हमको टाइटल, वो डाल दिया। ये टाइटल आपकी मर्जी है, क्योंकि क्वेश्चन तो ये कहता है भैया सिंपल एक सूटेबल कोड लिख दीजिए जिसमें ऑडियो और वीडियो आप क्या कर सके? एम्बेड कर सके। कर दिया। तो अब यहां से शुरू होता है बॉडी, यानी कि जो भी कंटेंट अपीयर होगा, और स्लैश बॉडी, ठीक है। नाउ हमने हेडिंग 3 दे दिया ऑडियो, ताकि ऊपर लिखा हुआ है H3 में ऑडियो। आप जानते हैं टोटल हेडिंग कितने होते हैं? 6 होते हैं। H1 से लेके कहां तक होता है? H6 तक होता है, ठीक है। और H1 सबसे बड़ा होता है, छोटा छोटा छोटा, यानी H2 उससे छोटा, H3 उससे छोटा, और लास्ट में क्या होता है? H6 होता है। इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नाउ ऑडियो टैग शुरू होता है, ठीक है, और ऑडियो कंट्रोल्स यहां से क्या होंगे? शुरू होंगे। तो ऑडियो टैग के साथ कंट्रोल्स डाल दीजिए ताकि ऑडियो टैग के कंट्रोल्स भी आ जाए। ठीक वैसे जैसे यहाँ वीडियो के साथ क्या करें? कंट्रोल्स भी डाल सकते हैं। और विड्थ आपने यहाँ 400 कर दिया, कोई बात नहीं, मतलब वीडियो जो दिखेगी वो कितनी बड़ी दिखेगी, इसलिए यहाँ पे हम विड्थ जरूर डालते हैं। ऑडियो में डालने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल्स का मतलब ये हो कि आप चाहते हैं कि नेक्स्ट का बटन हो उसमें, प्रीवियस का बटन हो उसमें, इस तरह के कुछ बटन हो, तो उसके लिए कंट्रोल्स। अब सोर्स एसआरसी मतलब इस ऑडियो का सोर्स क्या है? तो भैया यहां से फाइल को उठा लीजिए। और उसका टाइप क्या है? तो भैया एमपीईजी है। वैसे ही दूसरा सोर्स, दूसरा MP3 वीडियो ऑडियो डाल दिया हमने, उसका सोर्स क्या है? ये है। उसका टाइप क्या है? ये। बस। अब यहां पे क्या है? योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट ऑडियो टैग। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है इन दोनों टैग को जो है वो अगर मान लो नहीं आपका ब्राउजर रन कर पाता है, तो ये मैसेज आप डिस्प्ले कर रहे हो। ये मैसेज तब डिस्प्ले करेगा जब आपका ये सोर्स टैग जो है वो काम नहीं करेगा। ऑडियो स्टार्ट किया था, ऑडियो से बंद कर दिया। देखिए वैसे ही यहाँ H3 में हमने वीडियो दे दिया, वीडियो स्टार्ट किया, वीडियो टैग को बंद कर दिया। इसमें भी बिल्कुल वही सेम है। सोर्स एसआरसी, देखो सोर्स एसआरसी इक्वल टू व्हाट? video.mp4। जो भी आपका एड्रेस है दैट इज कंप्लीटली योर विश की वो एड्रेस क्या है, ठीक है, सी ड्राइव के अंदर, माई फाइल्स के अंदर, माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर, वगैरह वगैरह जो भी करना है। और टाइप क्या है? तो MP4 वीडियो है। वैसे ही सोर्स एसआरसी वेब एम है, यानी ये भी एक वीडियो का फॉर्मेट होता है। और टाइप क्या है? वीडियो, ठीक है। तो मतलब क्या है कि बिल्कुल ऑडियो की जगह पे ऑडियो लिख देना है, वीडियो की जगह पे वीडियो लिख देना है, दैट्स इट। वीडियो में बस एक चीज का ख्याल रखना है कि विड्थ एटलीस्ट उसको दे दिए कि उसको पता हो कि कितनी दूरी में, नहीं पूरा ये स्क्रीन है अगर, तो इस पूरे स्क्रीन में कितना बड़ा वीडियो प्ले करने के लिए जगह हमको देनी है। लाइक दिस इज योर फुल स्क्रीन। मान लो ये आपको पूरा मॉनिटर है, आप चाहते हो कि इतनी बड़ी स्क्रीन में जो है मेरा क्या हो? वीडियो चले, इसलिए ये देना जरूरी होता है, राइट।
तो ये बहुत आसान था ऑडियो के लिए ऑडियो टैग, और ये क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है हर बार। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये और सेक्शन है बेटा, देखो या तो आप 22 का ये ए वाला पार्ट करोगे, या तो आप 22 का जो है ये और वाला दूसरा पार्ट करोगे। क्या कहता है देखो, व्हाट इज अ हाइपरलिंक, हाइपरटेक्स्ट लिंक। हाइपरटेक्स्ट लिंक क्या होता है? Write a HTML code to create a hyperlink that refers to an external website in a web page। यानी पहले तो आपको ये बताना है कि हाइपरलिंक क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट क्या होता है एग्जैक्टली, और उसके बाद आपको एक कोड लिखना है। तो देखो हाइपरटेक्स्ट क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा ना क्लिक हियर टाइप का कुछ भी, कभी भी आपने वेबसाइट कोई देखा होगा उसमें लिखा होता है क्लिक हियर टू ओपन, जो भी हो, ओपन द गैलरी, सपोज करो ओपन द गैलरी। तो आप क्या करोगे, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है, क्या होगा, वो वहां पे यहां से उठा के आपको किसी दूसरे वेब पेज पे लेके जाएगा। इसी टेक्स्ट को हम लोग कहते हैं हाइपरटेक्स्ट। जिस टेक्स्ट पे क्लिक करने पे HYP, जिस टेक्स्ट पे क्लिक करने पे कोई दूसरा चीज ओपन होता है, कोई दूसरा रिसोर्स ओपन हो जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपरटेक्स्ट कहते हैं। और इसको हम एज अ लिंक दे देते हैं। तो लिंक से क्या होता है, ये कुछ एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब दूसरी जगह पे चला जाएगा, आपके करंट वेब पेज को छोड़ के किसी दूसरी वेबसाइट पे या किसी दूसरी पेज पे चला जाएगा। ठीक है, तो वही है कि यह हाइपरटेक्स्ट लिंक, हाइपरलिंक इज क्लिकेबल टेक्स्ट, यानी कि ऐसा टेक्स्ट होता है, इस पे क्लिक कीजिए, इस पे क्लिक कीजिए कुछ नहीं होगा, लेकिन जब इस पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ होगा जो क्या करेगा, और इमेज, अच्छा यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट नहीं हो सकता, ये इमेज भी हो सकता है कि इस इमेज पे आपने क्लिक किया तो भी कोई दूसरा लिंक खुल जाए। तो दैट मींस टेक्स्ट भी आप यूज कर सकते हो हाइपरटेक्स्ट में, इवन इमेज को भी आप यूज कर सकते हो एज अ हाइपरटेक्स्ट, जब उस टेक्स्ट को क्लिक करोगे या जब उस क्या करोगे, इमेज को क्लिक करोगे आप। तो वही है हाइपर टेक्स्ट लिंक, और हाइपर लिंक इज अ क्लिकेबल टेक्स्ट और एन इमेज ऑन अ वेब पेज, एक वेब पेज पे, दैट टेक्स्ट यू टू अनदर वेब पेज, जो आपको किसी दूसरे वेब पेज पे लेके जाता है, और अनदर लोकेशन, और या किसी दूसरे लोकेशन पे लेके जाता है व्हेन क्लिक्ड, जब हम क्या करते हैं, उस पर क्लिक करते हैं। अब ये क्या दूसरा क्वेश्चन कहता है, राइट अ HTML कोड। तो देखो ये मैंने सिर्फ लिख दिया है, यहां वाला ये वाला कोड हमने लिख दिया है कि भैया जो है, अगर मुझे कुछ दूसरा कुछ ओपन करना है तो मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया ahref इक्वल टू https, ठीक है, www.education.gov.in, इससे अच्छा है www.cbsc.edu.in। एक आध वेबसाइट तो आपको बताओ, नहीं पता है तो यहाँ लिख सकते थे coditup.in and visit education website here, और यहाँ पे /a। तो जब लिंक देते हैं तो हम a और /a के बीच में देते हैं, और href हाइपर रेफरेंस किसको रेफरेंस करेगा, तो इसको रेफरेंस करेगा। अब ये मैंने सिर्फ क्या किया बेटा, ये मैंने जो है सिर्फ एक लाइन लिख दिया है, आप इसको प्रॉपर चाहे लिख ही देना, वैसे ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना पता चले कि नंबर कट जाए। आप इसको प्रॉपर इसको ऐसे लिखना है, HTML लिखना, ठीक है, फिर इसमें क्या लिखना, हेड लिखना, राइट, फिर इसमें क्या लिखना, टाइटल, है ना, वर्किंग विथ हाइपरलिंक, कुछ भी, तो एक प्रॉपर फॉर्मेट हो जाएगा, है ना, वर्किंग विथ हाइपरलिंक, राइट। नेक्स्ट फिर स्लैश टाइटल से क्या कर दोगे, टाइटल को बंद कर दोगे, फिर क्या करोगे, स्लैश हेड से क्या करोगे, हेड को बंद कर दोगे, फिर यहाँ पे बॉडी स्टार्ट करोगे, राइट, और बॉडी के अंदर क्या करोगे, ये वाला लाइन उठा के आप डाल दोगे। क्या डाल दोगे, मैं भी लिख ही देता हूं, पहले आप कंफ्यूज है, ahref इक्वल्स https:// मान लो मैं यहां लिखता हूं coditup.in, हमारी वेबसाइट coditup.in, ठीक है, और यहां पे आप दे देना क्लिक हियर, और /a से क्या कर देना, बंद कर देना। तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम अ हाइपर टेक्स्ट, क्लिकेबल टेक्स्ट। और यहाँ पे स्लैश बॉडी से बॉडी बंद कर देना, आगे तो आप जानते ही हो, /HTML से HTML को बंद कर देना, नीचे जगह नहीं है तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाओ कि हाँ HTML/HTML से क्या कर दोगे, HTML को भी क्लोज कर दोगे। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर बी। तो कंपैरेटिवली ये क्या, ये भी आसान है और ये भी आसान है, दोनों में से आपको जो इच्छा हो वो लिखा कीजिए, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 22। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 23। मुझे लगता है सबसे आसान क्वेश्चन तो यही होता है ना। क्या कहता है इसमें, और इस टाइप का क्वेश्चन एक हमेशा रहता है, कहते हैं कि अगर CO2 लिखना है तो कैसे लिखिएगा, तो C लिखिएगा, O लिखिएगा, और देखिए जो ये CO2 है ना, तो 2 नीचे है ना, तो नीचे है तो इसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट, जो नीचे होता है उसको क्या कहते हैं, सबस्क्रिप्ट, ठीक है। और जो मान लो A² है, मान लो A² है, तो ये क्या कहलाता है, सुपरस्क्रिप्ट। तो इसको एग्जाम में याद करने का तरीका है, जो ऊपर है वो सुपर है, ठीक है। कंफ्यूजन होता है बच्चों को, भैया नीचे वाला क्या होता है, ऊपर वाला क्या होता है, कभी कभी कंफ्यूजन, नहीं, जो ऊपर है, जैसे इसमें A² में स्क्वायर कहां ऊपर है ना, तो जो ऊपर है वो सुपर है, तो जो ऊपर है वो सुपर हो गया, तो दूसरा क्या होगा, सबस्क्रिप्ट होगा। तो यहां पे देखो CO लिख दो, और इस 2 को नीचे लाना है ना, तो सबस्क्रिप्ट के लिए SUB टैग होता है, ठीक है, और सुपरस्क्रिप्ट के लिए SUP होता है। तो इस 2 को लाना था, तो इस 2 को हमने सब/सब के अंदर क्या कर दिया, डाल दिया, सिंपल।
वैसे ही एक्स प्लस वाई था तो ये बिल्कुल वैसे ही ब्रैकेट ओपन एक्स प्लस वाई लिख दिया, इसको ऊपर लेके जाना था तो सुपर टैग के अंदर एसयूपी टैग के अंदर इस 2 को डाल दिया। वैसे ही A4 लिखना था तो नॉर्मली ये लिख दिया और इसको ऊपर है ना ये, तो ऊपर मतलब सुपर, तो एसयूपी स्लैश एसयूपी के अंदर डाल दिया, दैट्स इट, हो गया। इतना आसान क्वेश्चन, मतलब दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन और ये हमेशा से पूछता है। तो दैट वाज आवर सेक्शन सी, खत्म हो गया। तो टोटल सेक्शन सी में क्या हुआ बेटा, टोटल सेक्शन सी में हमको 3 क्वेश्चंस मिले, राइट, वी गॉट 3 क्वेश्चंस, इसलिए कहा था इसने, अच्छा 4 मिले, कौन कौन सा क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22 और 23, यस सॉरी 4 क्वेश्चन मिले हम लोग को, राइट। अब एक में हमें जो ऑप्शन भी मिल गया था और 3-3 नंबर के क्वेश्चन थे, तो काफी आसान क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अगर आप अच्छे थोड़ा सा पढ़ के आएंगे तो फुल मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता आपको। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन सेक्शन डी, और इसमें सिर्फ एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होगा, ठीक है, और एक क्वेश्चन 4 मार्क को आपको मिलने वाला है। देखते हैं, आइए आता है, कहते हैं राइट द HTML कोड टू डिजाइन द वेब पेज एज सोन बिलो कंसिडरिंग द स्पेसिफिकेशंस एज गिवन बिलो। मतलब ये बनाना है आपको, ये टेबल बनाना है। अब स्पेसिफिकेशन 1 क्या कहता है कि भैया द HTML कोड स्ट्रक्चर शुड बी प्रॉपर, पूरा स्ट्रक्चर लिखना है आपको, ठीक है, ये नहीं कि बीच में से सिर्फ ये टेबल लिखना है, पूरा स्ट्रक्चर लिखना है, ठीक है। हेडिंग क्या होना चाहिए, क्लास टाइम टेबल, देखिए यहाँ पे क्लास टाइम टेबल हेडिंग है। शुड बी द सेकेंड लेवल ऑफ हेडिंग, यानी H2 होना चाहिए, सेकेंड लेवल ऑफ हेडिंग मतलब H2 होना चाहिए। देखो कितना अच्छा से सब कुछ बता रहा है, तो इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। और क्यों फॉलो करना पड़ेगा भाई साहब, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला नंबर क्या मिलेगा कि भैया आपको जो है वो हेडिंग जो है वो होना चाहिए ये वाला 1 नंबर। दूसरा नंबर क्या क्वेश्चन मिलेगा, जब बैकग्राउंड कलर, यानी कि द सेकंड लेवल ऑफ हेडिंग एंड बैकग्राउंड कलर के लिए फिर आपको 1 नंबर मिलेगा, भैया वो लाइट ग्रीन होना चाहिए। नाउ तीसरा, द वैल्यू ऑफ द टेबल बॉर्डर एट्रीब्यूट शुड बी 1, यानी कि जो ये बॉर्डरिंग हुई है, ये देख रहे हैं जो बॉर्डरिंग हुई है, ये सारी बॉर्डरिंग जो हुई है, इस बॉर्डरिंग को क्या देना है, टेबल बॉर्डर टैग यूज करना है, 1 होना चाहिए। तीसरा नंबर, टेबल हेडर टैग शुड बी यूज्ड वेयरएवर रिक्वायर्ड। हेडर टैग क्या होता है, यही होता है ना, ये हेडिंग होता है ना, तो हेडर टैग जहां जहां यूज हो, तो मतलब इन सबको 4 चीजें दी हुई है, चारों को लिखना है, उसी पर नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। नाउ अब देखो बेटा सो है तो टेबल बहुत आसान है ना, टेबल तो है बहुत आसान। पहला ये है कि मुझे टेबल स्टार्ट करना होगा तो बॉर्डर 1 देना होगा, क्योंकि बॉर्डर के लिए इसने स्पेसिफिकेशन दिया है क्या, 1 होना चाहिए। नाउ यहाँ पे टेबल का नाम, तो टेबल के नेम के लिए हमें याद होना चाहिए, टेबल के नेम के लिए क्या होना चाहिए। तो देखो पहले तो HTML शुरू हुआ, HTML खत्म हुआ, हेड के अंदर मैंने दे दिया क्लास टाइम टेबल, ये क्या दे दिया मैंने, हेड के ही अंदर दे दिया क्लास टाइम टेबल। लेकिन याद रखना ये क्लास टाइम टेबल ये वाला क्लास टाइम टेबल नहीं है, ठीक है। ये जो है वो बस आपके वेब ब्राउजर, जहां पे आपका ब्राउजर है वहां पे लिखा हुआ आ जाएगा, जहां पे वो कहते हैं टैब होता है, उस टैब पे लिखा हुआ आ जाएगा क्लास टाइम टेबल, ठीक है। टाइटल स्लैश टाइटल के अंदर टाइटल दे दिया, ये तो टाइटल है, और हेड से बंद कर दिया। अब आइए यहां से शुरू होता है हमारा एक्चुअल वर्क, ठीक है। बॉडी शुरू हुआ, बॉडी बंद हुआ। अब यहां देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, भैया लाइट ग्रीन होना चाहिए, द बैकग्राउंड कलर ऑफ द पेज शुड बी लाइट ग्रीन। हम यहाँ क्या लिखेंगे भैया, बॉडी के साथ बीजी कलर, क्योंकि बैकग्राउंड कलर सेट करने के लिए क्या होता है हमारे पास, बीजी कलर होता है। तो हमने कहा बॉडी बीजी कलर इक्वल टू व्हाट, लाइट ग्रीन, सेम डाल दिया, काम खत्म। उसके बाद कहते हैं यहाँ भैया कि ये कहता है यहाँ क्लास टाइम टेबल जो लिखा होना चाहिए, क्लास टाइम टेबल शुड बी ऑफ सेकेंड लेवल ऑफ हेडिंग। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, H2 क्लास टाइम टेबल और स्लैश H2 सेकेंड लेवल का हेडिंग डाल दिया, ठीक है। हेडिंग डालने के बाद क्या करना है, ये टेबल बनाना है, और टेबल बनाते समय इसका बॉर्डर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है भैया। टेबल बनाया हमने, बॉर्डर इक्वल टू क्या कर दिया, 1 कर दिया। 2 करेंगे और बॉर्डर मोटा हो जाएगा, बॉर्डर की जो विड्थ है वो मोटी होती चली जाएगी। अब कितने देखो, अब पहला रो शुरू होगा ना, नाउ व्हाट स्टार्ट्स, तो यहाँ पे पहला रो ये शुरू होगा, दिस इज फर्स्ट रो। तो रो शुरू होगा तो क्या शुरू करेंगे, TR, और रो बंद करेंगे तो स्लैश TR। अब ये जो पहला रो होता है बेटा वो हेडिंग्स होते हैं, तो हेडिंग्स के लिए क्या होता है, TH होता है, तो 3 हेडिंग है ना, तो 3 TH होगा, डे, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड। तो हमने क्या किया यहाँ पे, डे, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, पहला हेडिंग डे, दूसरा हेडिंग फर्स्ट पीरियड, तीसरा हेडिंग सेकेंड पीरियड, खत्म। ये फर्स्ट रो खत्म हो गया, हाँ जी। चलिए जब फर्स्ट रो खत्म हो गया, नाउ स्टार्ट दिस रो, तो फिर से एक रो स्टार्ट होगा, TR स्लैश TR। अब इसके अंदर तीनों वैल्यू है, देखना ये हेडिंग, ये तीनों सिर्फ हेडिंग थे, इसके बाद ये सारे जो है वो क्या, इसमें सारे वैल्यूज है बेटा, है ना। तो सारे वैल्यूज है, तो 3 वैल्यूज है, तो क्या हुआ, TD टेबल डेटा। वैल्यूज के लिए क्या होता है, TD होता है, और हेडिंग के लिए क्या होता है, TH होता है। तो ये TD जो हमने दिया क्या दिया, TD पहला डेटा मंडे, दूसरा डेटा मैथमेटिक्स, तीसरा डेटा हिंदी। तो देखो मंडे,
मैथमेटिक्स हिंदी। तो अब ये एक रो खत्म हो गया तो हाँ जी, तो टीआर बंद कर दिया। अब फिर से एक नया रो शुरू हो रहा है, हाँ जी ये वाला नया रो शुरू हो रहा है। तो जब ये वाला नया रो शुरू हो रहा है तो फिर से टीआर, हाँ जी टीआर स्लैश टीआर। अब इसमें क्या क्या डेटा है, तो भैया ट्यूसडे, साइंस और इंग्लिश। तो यहाँ क्या करेंगे भैया, टीडी स्लैश टीडी के अंदर ट्यूसडे, टीडी स्लैश टीडी के अंदर साइंस, टीडी स्लैश टीडी के अंदर इंग्लिश, खत्म। राइट नाउ व्हाट नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन ये है। तो भैया चलिए अगला रो शुरू हुआ, हाँ जी रो शुरू हुआ, ये रो शुरू हुआ। अब इसमें एक अच्छा चीज है, क्या है, पहली वैल्यू तो आपने नॉर्मली दे दी टीडी, तो इसने नॉर्मली वैल्यू दे दी टीडी स्लैश टीडी के अंदर वेडनेसडे। ये बिल्कुल सही है, टीडी स्लैश टीडी के अंदर क्या दे दी, वेडनेसडे। ठीक है, नाउ ये जो हमारा वैल्यू है ये दो कॉलम्स को मिला के एक साथ है। ये दो कॉलम्स को देख पा रहे हैं आप, है ना, ये जो हमारी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये दो कॉलम्स को मिला के एक साथ है। तो देखो जब दो कॉलम्स को मिला के एक साथ होता है तो क्या होता है, कॉल स्पैन होता है, दैट इज व्हाट कॉल स्पैन। और दो रोज को मिला के एक साथ होता है तो क्या होता है, दैट इज व्हाट रो स्पैन। तो चूंकि ये दो कॉलम्स को मिला के है तो अब आप क्या यूज करोगे, ऑब्वियसली कॉल स्पैन। क्या यूज करोगे आप, कॉल स्पैन। तो आपने क्या यूज करना भैया, कि भैया जो अगला डेटा है वो दो कॉलम में फैला हुआ है, यानी उसकी सीमा जो है वो दो कॉलम, यानी दो कॉलम को एक करो और तब क्या वैल्यू डालो, फिजिक्स। तो दो कॉलम को ये एक करेगा, देखो ये कौन सा फर्स्ट पीरियड वाला कॉलम और एक सेकंड पीरियड वाले कॉलम को ये एक करेगा। कॉल स्पैन टू मतलब दोनों को मिला के एक बना दो और तब उसमें जो वैल्यू डालनी है वो डाल दो, डाल दिया फिजिक्स। और स्लैश टीडी से क्या कर दिया, बंद कर दिया। और कुछ है आगे नहीं है भाई साहब, तो ठीक है खत्म। यहाँ क्या करेंगे आप, स्लैश टेबल से टेबल को बंद कर देंगे, स्लैश बॉडी से बॉडी को, स्लैश एचटीएमएल से एचटीएमएल को बंद कर देंगे। दैट्स इट। ठीक है, दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 24 का ए। यानी इसका जो है हमारे पास क्या है, बी ऑप्शन भी होगा। तो और मतलब या तो आप ये कोड लिख देते, ठीक है ना, आसान, बहुत आसान है टेबल, यानी कि टेबल से रिलेटेड एक कोड आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। जैसे ये आता ही आता है ना, ये वाला सेक्शन आता ही आता है, कौन सा, ये वाला, हर सेक्शन मतलब बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे। तो ठीक वैसे ही हमारे पास जो है वो बी सेक्शन भी है। क्या कहता है बी में, जो इसने क्या करना है, चार क्वेश्चन दे देना है, 1 2 3 और 4, 4 नंबर का है तो 4 क्वेश्चन दे दिया। तो ये कोड लिखिए या इन चारों क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कहता है विच एचटीएमएल टैग यूज फॉर इंसर्टिंग एन इमेज ऑन अ वेब पेज। कौन सा एचटीएमएल टैग आप यूज करते हो अगर आपको अपने वेब पेज पे एक टैग को क्या करना है, कौन सा, मतलब एक, सॉरी नॉट टैग को बल्कि एक इमेज को इंसर्ट करना है, राइट। तो उसके लिए जो हमारे पास टैग होता है दैट इज IMG टैग। सो IMG टैग मतलब इमेज टैग। और अगर पूरा आप जानना चाहो तो वो होता है IMG SRC इक्वल टू जो भी आपके जो पिक्चर का फुल एड्रेस है, सी ड्राइव के अंदर दे और लास्ट में बंद कर दीजिए और यहाँ पे कर दीजिए। तो ये क्या होता है, ये इमेज टैग होता है। ठीक है, आपको ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन क्या कहता है, विच HTML टैग, सिर्फ ये पूछ रहा है टैग कौन सा यूज करेंगे आप अगर आपको इंसर्ट करना हो किसको, इमेज को, तो IMG टैग। Now second is Rahul wants to display an image logo.jpg। ठीक है, ये इमेज आप करना है। Write the HTML command he should use। तो वही मैंने बताया था ना, SRC। तो IMG टैग तो पहले लाइन से पता चल गया, पहले क्वेश्चन से। SRC का मतलब होता है कि उसका सोर्स क्या है, इमेज का सोर्स क्या है, मतलब कौन सा इमेज आपको क्या करना है, यूज करना है। तो इमेज जो आपको यूज करना है कौन सा यूज करना है, logo.jpg। अब इसमें आपको हाइट और विड्थ भी आप दे सकते हैं कि कितना बड़ा हो कितना छोटा हो। ठीक है, हाइट और विड्थ आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसने नहीं बोला है, क्यों करना एक्स्ट्रा काम नहीं करेंगे। तीसरा आते हैं, on the same web page Rahul wants to create a link to another web page aboutus.html। यानी aboutus.html नाम का एक जो है वो लिंक, हाइपर लिंक क्रिएट करना है। when the image is clicked, यानी कि जब ये वाला इमेज क्या होता है, क्लिक किया जाता है, तो क्या लिखेंगे। तो देखो आपको पता है कि A और स्लैश A के बीच में हम हमेशा रखते हैं लिंक को। HREF यानी हाइपर रेफरेंस, यानी कि आप बता रहे हो कि जो ये लिंक है वो किस पेज को ओपन करेगा, तो ये ओपन करेगा aboutus.html को। ठीक है, अब यहां पे या तो आप टेक्स्ट देते हो या तो आप इमेज देते हो, यानी कि ए टैग जो होता है, आप जो लिंक बनाते हो, इस यहां पे आप किसी टेक्स्ट को भी लिंक बना सकते हो, किसी इमेज को भी क्या कर सकते हो, लिंक बना सकते हो। तो आपने कहा AHRF इक्वल टू क्या भैया, ये किसको पॉइंट करेगा, aboutus.html। और यहां पे आपने दे दिया इमेज का सोर्स, यानी IMG SRC इक्वल टू logo.jpg। तो जब वो लोगो अपीयर होगा ना, जब उस लोगो पे क्लिक करोगे तो क्या ओपन हो जाएगा, aboutus.html ओपन हो जाएगा। ठीक है बच्चा। नाउ नेक्स्ट एक्सप्लेन द यूज ऑफ alt एट्रीब्यूट इन HTML इमेज टैग, यानी कि HTML के इमेज टैग में alt का क्या यूज है। ठीक है, तो द alt एट्रीब्यूट गिव्स ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट फॉर एन इमेज। ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, देखो इफ इट इज सोन इफ द इमेज डज नॉट लोड। मान लो आपने एक इमेज सोर्स दिया ये और वही logo.jpg नाम का कोई इमेज ही वहां नहीं है,
मान लो ये हो सकता है ना कि logo.jpg का नाम का कोई इमेज ही नहीं हो, तो फिर क्या होगा? What should be done? कुछ तो दिखाया वहां पे कि हाँ दिस इमेज कुड नॉट बी लोडेड या दिस इमेज नॉट फाउंड, व्हाटएवर, यानी एक इट्स अ काइंड ऑफ एरर मैसेज जब ये वाला इमेज जो है वो क्या हो, मिले ही नहीं। तो वही चीज लिखा हुआ है ऑल्ट में, वही चीज हम क्या लिखते हैं ऑल्ट में लिखते हैं कि इट इज शोन इफ द इमेज डज नॉट लोड एंड इट ऑल्सो हेल्प्स स्क्रीन रीडर्स डिस्क्राइब द इमेज। साथ ही साथ दोनों केस में कि भैया आप जो है वो उस इमेज को डिफाइन भी कर सकते हो। ज्यादातर इसका यूज किस लिए किया जाता है कि जब वो इमेज लोड नहीं हो पाया तो क्या मैसेज है, राइट? सो दिस इज द वर्क ऑफ व्हाट ऑल्ट, व्हाट एट्रीब्यूट। किसी भी टैग के साथ जो लगता है वो क्या होता है, ऑल्ट एट्रीब्यूट हो जाता है। सेक्शन ई भी है इसमें, वी हैव सेक्शन ई एज वेल, ठीक है। तो सेक्शन सी डी और ई तीनों है। चलिए, दिस सेक्शन कंटेन्स 2 क्वेश्चंस, ठीक है, सोर्स बेस्ड या केस बेस्ड क्वेश्चन है। 2 into 4 that is what 8 marks, यानी कि 2 क्वेश्चंस हैं, ईच क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स, सो इट बिकम्स व्हाट 8 मार्क्स का क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, ये केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। कहता है कि मिस्टर रवि रिसेंटली ब्रॉट अ न्यू स्मार्टफोन, चलिए नया नया फोन खरीदा है भाई साहब ने, एंड बिगेन एक्सप्लोरिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स कौन जाता है आजकल, तो रील ही लोग देखने में परेशान होते हैं, नहीं रील, यूट्यूब शॉर्ट्स, पढ़ाई कौन करता है, ठीक है। He decided to book a train ticket to visit his homepage and search for booking websites which looks very much like original websites. उसको जो कुछ वेबसाइट देखी जो बिल्कुल ओरिजिनल लग रही थी। After entering his personal and payment details, he noticed that money has been deducted from his account. ठीक है, तो उसने ट्रेन टिकट काटने के लिए कोई वेबसाइट पे चला गया, वहां पे उसको उसने सारा डिटेल अपना दे दिया, उसका पैसा भी कट गया, लेकिन बट ही डिडंट रिसीव एनी बुकिंग कंफर्मेशन, लेकिन बुकिंग कंफर्मेशन उसको नहीं मिली। He then realized that he has been a victim of fraud. उसको रियलाइज हुआ, अरे ये तो फ्रॉड हो गया मेरे साथ। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन, ऊपर की इंफॉर्मेशन के बेस पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट काइंड ऑफ फ्रॉड इज मिस्टर रवि अ विक्टिम ऑफ, यानी कि मिस्टर रवि किस तरह का विक्टिम हुए हैं। तो दिस टाइप ऑफ फ्रॉड इज कॉल्ड एज फिशिंग। फिशिंग मतलब क्या होता है बेटा, व्हाट इज फिशिंग? फिशिंग का मतलब होता है कि फेक या डुप्लीकेट वेबसाइट बना के लोगों से पैसे ऐंठ लेना, यानी आपको बिल्कुल लगेगा सेम है, ठीक है। जैसे amazon.com मान लीजिए, AMAZON, amazon.com, अब यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, आपको लगेगा अरे आप जैसे एंटर करोगे लगेगा बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल वैसा ही बनाएगा, हर चीज बिल्कुल वैसा ही बनाएगा, लेकिन यहाँ क्या है, डबल एन है या AMAA जेन्युइन, यानी स्पेलिंग थोड़ा सा आगे पीछे कर देगा, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज फिशिंग, फंसाना, मछली को दाना डाला, मछली ने दाना लिया, ठीक है। तो फेक या डुप्लीकेट वेबसाइट्स मेड टू लुक लाइक अ रियल वन, इस तरह का क्या है, विक्टिम हुआ है बेचारा वो। नाउ विच सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मे हैव बीन एक्सपोज्ड, ऑब्वियसली उसका कार्ड डिटेल, उसका कार्ड डिटेल जो होगा ना, तो कार्ड डिटेल में जो भी उसने डाला होगा, तो द फॉलोइंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन में हैव बीन एक्सपोज, बैंक अकाउंट उसका एक्सपोज हो चुका होगा, कार्ड डिटेल्स यानी कार्ड नंबर क्या है, सीवीवी पीछे होता है, क्या उसकी एक्सपायरी है, यूपीआई आईडी क्या है, क्या उसका पिन है, क्या नेट बैंकिंग लॉगिंग है, पासवर्ड, मतलब जिस भी चीजों का यूज करके, जिन भी चीजों का यूज करके उसने ट्रांजेक्शन किया होगा, वो सारी की सारी चीजें जो है वो क्या हो सकती हैं, उसकी हैक हो सकती हैं, मतलब उसका डेटा कोई और ले लगता है। और हो सकता है कि सिर्फ यही नहीं हो, थोड़ी देर बाद उसके अकाउंट्स खाली होना क्या हो जाए, शुरू हो जाए, तो बच के। अब इससे बचने का क्या तरीका है भैया, अच्छा है, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड मिस्टर रवि हैव चेक्ड इन द URL बिफोर एंटरिंग हिज डिटेल। देखो कभी भी कोई भी ऐसी वेबसाइट पे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मत करना जो HTTP वाली वेबसाइट हो, ऑलवेज यूज HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड, क्योंकि ये क्या करता है, आपको सिक्योरिटी को इंप्लीमेंट करता है। तो बेचारे रवि ने जो है वो HTTP देख के एंट्री कर दिया, बाद में उसे लगा अरे HTTPS तो था नहीं, तो द URL स्टार्ट्स विद HTTPS सिक्योर कनेक्शन, यानी कि HTTPS से क्या होना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए। नाउ द डोमेन नेम इज करेक्ट, ऑफिशियल स्पेलिंग, नो एक्स्ट्रा लेटर्स और सिंबल, जैसे मैंने बताया नहीं अमेजन का डबल एन कर दिया, बिल्कुल सेम होना चाहिए, ठीक है। नाउ अब जैसे मान लीजिए हमारी वेबसाइट है, ठीक है, अब किसी ने लिख दिया ऐसे coditup.in, हो गया, फंस गए, क्योंकि coditup में एक ही पी होता है ना, इसने 2 लगा दिया, ठीक है। नाउ थर्ड, द पैडलॉक आइकन इज प्रेजेंट इन द टाइटल बार। जब आप टाइटल बार पे जाओगे ना, यानी जब टाइटल बार का मतलब जब आप वेब पेज ओपन करोगे और जैसे ही आप कोई भी वेबसाइट देके एंटर करोगे ना, तो जहां पे वेबसाइट लिखा होता है ना, उसके ठीक बगल में एक लॉक, यानी कि ऐसा लॉक होगा, जैसे हमारे घर में ताला चाबी नहीं होता है, वैसे लॉक, ऐसा सिंबल बन जाना चाहिए लॉक का। तो इससे क्या होता है, लॉक का मतलब क्या होता है, आपकी सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेड है, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट स्टेप्स मिस्टर रवि टेक टू प्रोटेक्ट हिज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन फ्यूचर। तो भैया सिर्फ यूज ओनली ऑफिशियल एप्स, ठीक है, HTTPS हमेशा देखिए दीजिए, ठीक है, कभी किसी के साथ OTP UPI पिन शेयर मत कीजिए। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखिए। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में क्या होता है कि इवन आप पिन डाल देंगे, इवन आप पासवर्ड डाल देंगे, उसके बाद भी आपके पास जो है मोबाइल में एक OTP आएगा, जब तक आप वो OTP नहीं डालेंगे। तो दिस इज कॉल्ड टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मतलब कि आपने पासवर्ड सही डाल भी दिया तो भी आपके डालने के बाद भी ऐसा नहीं ट्रांजेक्शन हो जाएगा, उसके बाद भी आप जो अगर आपने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन किया हुआ है तो आपसे बोलेगा भाई साहब मैं आपको पासवर्ड भेज रहा हूं आपके मोबाइल पे। कौन बोलेगा, सिर्फ कोई बोलेगा नहीं, मतलब आपके मोबाइल पे टू फैक्टर मतलब OTP आएगा, जब तक वो OTP आप नहीं डालेंगे आपका ट्रांजेक्शन नहीं होगा। तो ये सिक्योरिटी को सेकंड स्टेज में डालता है। नाउ यूज स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक पासवर्ड, है ना, अपना नाम और अपना डेट ऑफ बर्थ तो मत ही डालना कभी जीवन में एज ए पासवर्ड। अवॉइड पेमेंट्स ऑन पब्लिक वाईफाई, बहुत जगह वाईफाई आपको फ्री 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 मिलता है, वो फ्री मत यूज कर लेना, ठीक है, वरना दिक्कत हो जाएगी। पब्लिक वाईफाई कभी मत यूज करना क्योंकि वो डेटा चुराने के लिए वो आपको फ्री में वाईफाई दे रहे होते हैं, ठीक है। नाउ कीप फोन ब्राउजर अपडेटेड, हमेशा फोन का ब्राउजर जो है वो अपडेटेड रखिए ताकि सिक्योरिटी अपडेट हो जाए। और मॉनिटर बैंक स्टेटमेंट करते रहिए, मतलब चेक करते रहिए। अगर आपको लगता है कुछ प्रॉब्लम हो गया तो तुरंत जो है वो बंद कराइए, अपना अकाउंट पहले बंद कराइए, अपना UPI बंद कराइए। फर्स्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स शुड बी कैरीड out. Okay, so now next question number 26. Meera is creative student who loves to design posters for her school events. ठीक है, पोस्टर क्रिएट करती है बेचारी मीरा। Now, while preparing a poster for cultural festival, she downloaded images and content from internet. ठीक है, पोस्टर बनाते समय उसने इंटरनेट से इमेजेस डाउनलोड किए, कुछ कंटेंट डाउनलोड किया without seeking permission or giving credit टू द ओरिजिनल क्रिएटर, यानी जो जो उसका सही ओरिजिनल क्रिएटर था, यानी जो जिसने उस इमेज को बनाया था, ठीक है, या जिसने उस टेक्स्ट को बनाया था, इंफॉर्मेशन को बनाया था, उसको ना ही उसने परमिशन ली, ना ही उसको क्रेडिट दिया। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, जैसे आप पढ़ रहे हो मेरे से, ठीक है, और मेरे से पढ़ के जो है वो अच्छे नंबर ले आया, और लेकिन एक बार ये नहीं बोला कि भैया सर आनंद सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया था, या आगे कुछ कमेंट नहीं किया इस वीडियो पे, सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन फिर भी जो है वो आपने जो है कमेंट नहीं दिया कि नहीं नहीं बहुत अच्छी वीडियो थी वगैरह वगैरह, ठीक है, तो दैट इज मत क्रेडिट आपने नहीं दिया। Based on the above information, answer the following question. पहला question, can this incident be considered as violation of intellectual property right, IPR? Yes, definitely. IPR का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा रिसोर्स जो किसी और ने तैयार किया है उसको आप अपने नाम से यूज कर रहे हो बिना उसको उसकी परमिशन लिए हुए या बिना उसको क्रेडिट दिए हुए। जैसे ये मान लो आप ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो, ठीक है, और जो है वो अपने प्रेजेंटेशन में लगा दे रहे हो और कह रहे हो ये प्रेजेंटेशन मैंने बनाई है। जो पॉसिबल हो सकता है, स्क्रीनशॉट ले लो, यहां से इसको क्रॉप कर दो, यहां से इसको क्रॉप कर दो, यहां से इसको क्रॉप कर दो, क्या बोलो मैंने बनाई है, लेकिन दिस इज अ वायलेशन ऑफ IPR बिकॉज ये मैंने क्रिएट किया है, और जब मैंने क्रिएट किया है तो दिस इज माय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटरनेट पे जो भी कुछ डेटा होता है वो किसी ना किसी का बंदे का होता है, कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन का होता है, तो वो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। जैसे ये मेरा वेबसाइट है, वो मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। मेरा यूट्यूब चैनल है, वो क्या है, मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। और अगर आप उसमें से कोई भी चीज यूज करना चाहते हो तो आपको मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, IPR, ठीक है। और अगर आपने नहीं किया तो कॉपीराइट रूल्स के तहत आप पे मुकदमा भी हो सकता है। नाउ सेकंड, मेंशन द टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वायलेटेड। तो कौन सा है, कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट। कॉपीराइट मतलब कोई और कंटेंट किसी और का है, आपने उस कंटेंट को क्या कर लिया, अपने फायदे के लिए यूज कर लिया, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट, जिसका मतलब क्या होता है, इसको प्लेगियरिज्म भी बोलते हैं। प्लेगियरिज्म मतलब कि आपने किसी का कंटेंट उठा के कॉपी पेस्ट मार दिया और क्रेडिट नहीं दिया। नाउ थर्ड, हाउ कैन मीरा अवॉइड दिस एथिकल इशू। भैया ठीक है, आप डेटा किसी का उठा रहे हो, उसको क्रेडिट दो कि ये डेटा मैंने यहां से उठाया है, या उसकी परमिशन और रिटन परमिशन, वर्बल नहीं, ठीक है। तो मीरा शुड यूज कॉपीराइट फ्री। पहली चीज तो ये कि ऐसी चीज ही मत यूज कीजिए जो कॉपीराइट हो, तो कॉपीराइट फ्री चीजों को यूज कीजिए। क्रिएटिव कॉमन्स इमेजेस, क्रिएटिव कॉमन्स मतलब जो सबके लिए पब्लिकली अवेलेबल है, उसमें कोई दावेदारी नहीं है, एंड कंटेंट, एंड फॉलो द लाइसेंस टर्म्स। अलॉन्ग विद दिस शी शुड गिव प्रॉपर क्रेडिट। अब बताओ भैया किसने ये जो इन्फॉर्मेशन आपने कहां से ली, एंड टेक परमिशन इफ रिक्वायर्ड, परमिशन भी आप ले सकते हो। नेक्स्ट फोर्थ क्या कहता है, सजेस्ट एनी टू नेटिकेट्स। देखो एटिकेट्स का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एटिकेट्स। एटिकेट्स का मतलब होता है जो अच्छी चीजें हैं, ठीक है, जैसे आपको जो अच्छा बच्चा बनाती हैं, ठीक है, उसको कहते हैं एटिकेट्स। तो नेटिकेट्स मतलब इंटरनेट पे अच्छा बन के रहने की जो शर्त है, या अच्छा बन के रहने के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, नेटिकेट्स। तो सजेस्ट एनी टू नेटिकेट्स दैट मीरा's classmates should follow when using online resources।
ठीक है, पहला क्या है, डू नॉट कॉपी पेस्ट, दूसरे काम कॉपी पेस्ट मत कीजिए, क्रेडिट दिया कीजिए हमेशा। दूसरा, आस्क परमिशन बिफोर यूजिंग और शेयरिंग समवन्स कंटेंट। अगर कोई कंटेंट आप जो है वो किसी का शेयर कर रहे हो, देखो ये आप एक इसमें कंफ्यूजन आपको आ सकता है। जैसे ये मेरा YouTube वीडियो है, आपको सर क्या इस YouTube वीडियो को भी मैं आपको किसी को शेयर करने से पहले आपकी परमिशन हूं? नहीं, ये क्योंकि मैंने पब्लिकली अवेलेबल किया हुआ है, याद रखो, ये मैंने पब्लिकली अवेलेबल किया हुआ है, भैया मेरा यूट्यूब वीडियो जो है वो पब्लिकली अवेलेबल है, मतलब मेरे से कोई कंटेंट, आप मेरे से कोई जो है वो चीज लेने की जरूरत नहीं है, मेरे से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं। कोई भी चीज जो पब्लिक होती है, याद करो, दिमाग में डाल लो, कोई भी चीज जो पब्लिक होती है उसके लिए आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो पब्लिक नहीं है, ठीक है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। जैसे किसी भी फेसबुक पोस्ट पे किसी की फोटो, वो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, नॉट पब्लिक। वो पब्लिक को दिखा रहा है लेकिन आप उसको शेयर नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो यही सारी चीजें होती हैं। तो ये है नेटिकेट्स, खत्म। सो दिस वाज ऑल ओवरऑल एक्सप्लेनेशन विद क्या क्या हो सकता है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, डिस्क्रिप्शन, क्या क्या रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। तो काफी आसान होता है पेपर, थोड़ा सा अगर आप मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।